नमस्कार, ग्रीन टीवी की आज की किसान चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। आज की किसान चौपाल हम लगा रहे हैं आगरा उत्तर प्रदेश में बिशपुरी केवीके के अंदर, और इस किसान चौपाल को लगाया है ग्रीन टीवी ने यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, केवीके बिशपुरी, आरडिया फाउंडेशन, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और न्यू हॉलैंड के सहयोग से, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे आलू फसल प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीक पर। विस्तार से तमाम विषयों की जानकारी आपको देंगे और उम्मीद करती हूं कि जो नोटपैड और पेन इस वक्त आपके हाथ में मौजूद है उनका आप सही इस्तेमाल करेंगे, तमाम जानकारियों को नोट करेंगे। और ये तमाम जानकारियां मैं ऐसी भी आशा करती हूं कि आने वाले कृषि भविष्य में आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी। तो पूरी आशा है कि आप ध्यानपूर्वक इन तमाम जानकारियों को सुनेंगे, समझेंगे और फिर खेती में इनका इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जोरदार तालियां आप अपने खुद के सम्मान में बजाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वागत है हमारे उन किसानों का जो आज की किसान चौपाल में अपने कीमती समय से समय निकाल कर पहुँचाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का, जो आज की किसान चौपाल में आपको कुछ महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगी राजेंद्र सिंह चौहान सर, सीनियर साइंटिस्ट कम हेड, केवीके बिशपुरी, आरबीएस कॉलेज, आगरा उत्तर प्रदेश से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दीप सिंह सर, सॉइल साइंस एक्सपर्ट, केवीके बिशपुरी, आरबीएस कॉलेज, आगरा उत्तर प्रदेश से। मैं स्वागत करना चाहूँगी अवनीश चंदा सर, डीजीएम, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मोनू शर्मा सर, एरिया सेल्स मैनेजर, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूँगी रवि सिंह सर, डीजी हेड, CNHI, न्यू हॉलैंड से। सर आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में, प्लीज़ मंच पर आएँ। तो अब जो स्पीच आपके सामने आएगी, सर आपको कुछ विषयों से अवगत कराएंगे। हमारे सभी स्पीकर्स आपको एक एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देंगे। तमाम बातों को आपको ध्यान से सुनना है, जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी लगे उन्हें नोट डाउन भी करना है, क्योंकि स्पीच के अंत में ये पता चलेगा कि आपने स्पीच को कितने ध्यान से सुना है। क्योंकि सर आपसे एक सवाल पूछेंगे और गैदरिंग में से जो भी सवाल का जवाब जानते होंगे वो हाथ उठाएंगे, और तब तक सवाल का जवाब नहीं बताना है जब तक माइक आप तक नहीं आएगा। तो माइक आपके पास आएगा, उसके बाद आपको अपना और अपने गांव का नाम बताना है और फिर सवाल का जवाब देना है। जिनका जवाब सही होगा उन्हें ग्रीन टीवी की तरफ से एक उपहार दिया जाएगा। तो चलिए पहली स्पीच लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है खेती में मिट्टी। कई बार हम मिट्टी के स्वास्थ्य को इग्नोर कर देते हैं, ठीक वैसे जैसे हम अपना पेट दर्द, सर दर्द इग्नोर करते हैं, और कई बार ये लापरवाही हमारे लिए हानिकारक साबित होती है। ठीक वैसे ही मिट्टी का स्वास्थ्य अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो फसलें बीमार होती हैं, उत्पादन खराब होता है, गुणवत्ता प्रभावित होती है, और ये तमाम चीज़ें हमारे खुद की उस आमदनी को प्रभावित करती हैं जिससे किसान का अपना घर चलता है, आजीविका चलती है। तो मिट्टी का स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, मिट्टी की जांच कितनी महत्वपूर्ण है, इन तमाम विषयों से अवगत कराने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भूख से ज़्यादा या भूख से कम। यदि आप कुछ खाते हैं, ठीक वैसे ही यदि आप मिट्टी को खिलाते हैं तो मिट्टी भूख से ज़्यादा खाने पर भी बीमार होती है और कम देने पर भी बीमार होती है। तो खाद उर्वरकों का सही इस्तेमाल, कौन सी फसल को कितने खाद उर्वरकों की ज़रूरत है, कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए, और मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे आप जांचें परखें किसी भी फसल को लगाने से पहले, इन तमाम विषयों की विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर संदीप सिंह सर, सॉइल साइंस एक्सपर्ट, केवीके बिशपुरी, आरबीएस कॉलेज, आगरा उत्तर प्रदेश से। सर मंच पर आएँ और इस विषय से हमारे किसानों को अवगत कराएं। धन्यवाद मैडम। राम राम साहब। इस बार आप लोगों ने इस साल तो अपनी मिट्टी की जांच करवाई होगी या नहीं? कितने किसानों ने करवाई आलू से पहले? किसी ने भी नहीं? क्यों भाई, मिट्टी की जांच क्यों नहीं होती है, या मालूम नहीं है हमें मिट्टी की जांच के बारे में? नहीं, देखिए जैसे हमें हमारे शरीर के लिए जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, विटामिन मिनरल की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से हमारी मिट्टी को भी इन सब पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम लोग कितने पोषक तत्व डालते हैं?
अपनी मिट्टी में हमें 16 तत्वों की आवश्यकता होती है और हम लोग डालते कितने 3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आलू वाले किसान पोटास। इसके अलावा हम लोग और कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने खेती में। सबसे पहले तो हमें अपनी मिट्टी की जांच करवा के यह मालूम करना चाहिए कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी हो रही है। तो हम लोग मिट्टी की जांच कैसे करते हैं? हम अपने खेत में कम से कम 10 से 12 जगह पे जिग जैग, जैसे जेड होता है ना, इस तरह से अपने 10-12 स्थान पर निशान लगा लेंगे अपने खेत में। और मिट्टी के ऊपर से जितनी भी हमारी घास या जो है उसे हटा के वी आकार का फावड़े की सहायता से एक इस तरह मारेंगे, एक इस तरह मार के वी आकार का एक गड्ढा कर लेंगे। उसमें हम ऊपर से नीचे तक 6 इंच की एक मिठाई का पीस खुरपी के द्वारा काट के किसी साफ तसले में रख लेंगे। ये विशेष ध्यान रखें कि जो भी हम जिसमें भी हम मिट्टी का सैंपल ले रहे हैं वो साफ हो, कोई यूरिया, डीएपी या पोटास का कट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ तसला हो, उसमें हम लोग अपना सैंपल ले लेंगे। यह काम आपका जितने भी 10-12 जगह पे आपने जो निशान लगाए हैं सब जगह से आपको एक एक खुरपी के पीस से मिट्टी निकाल के एक जगह एकत्र करनी है। जब हम 10-12 जगह स्थान से मिट्टी ले लेंगे उसके बाद मिट्टी को आपस में अच्छी तरह मिलाकर उसके 4 हिस्से करेंगे और 2 हिस्से आमने सामने के फेंक देते हैं। ये काम जब तक करते हैं जब तक हमारी मिट्टी आधा किलो ना रह जाए। आधा किलो मिट्टी जब हमारी रह जाती है तो एक रात में हम छाए में उस सैंपल को सुखा लेते हैं और अगले दिन सुबह उसमें किसी साफ पॉलीथीन या कपड़े की थैली में सैंपल लेकर उस पर सैंपल के ऊपर किसान का नाम, गांव, मोबाइल नंबर, अपने खेत की पहचान करके आप सैंपल भिजवा दें। जहाँ भी आप चाहे कृषि अब उत्तर प्रदेश कृषि का प्रयोगशाला हो या केवीके की प्रयोगशाला हो या अभी आपके घर आसपास कोई भी प्रयोगशाला हो, वहाँ पर ये सैंपल भिजवा दें, जिससे आपको ये मालूम पड़ सके कि हमारे खेत में किस तत्व की कितनी कमी आ रही है। जैसे अब हमारे जो हम लोग जो मृदा के नमूने जांच कर रहे हैं, इस समय जो कमी आ रही है वो एक आ रही है सल्फर की, जिंक की और बोरॉन की। लेकिन किसान अभी अपने खेतों में पोटास तो यूज़ कर नहीं रहे, जिंक और सल्फर की तो बात अभी दूर की रही। कितने किसान ऐसे हैं आलू वाले छोड़ के जो जिंक और सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं। और हमारे खेतों में इन चीज़ों की कमी आ गई है क्योंकि हम लोग अपने खेतों से ले ही ले रहे हैं, कुछ दे तो रहे नहीं हैं। भाई हमारे कितने तत्व की आवश्यकता होती है खेत में, मिट्टी में 16 तत्व की, और दे कितने रहे हैं हम 3 बस। और जब हम किसी चीज़ से कोई चीज़ लेते रहते हैं तो उस चीज़ की कमी उस चीज़ में हो जाती है। खेत अब जैसे हम लोग अपने शरीर का ही ले लो आप, हमारी शरीर में कुछ दिक्कत होती है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर भी आपको टेस्ट के लिए लिखता है, और जो भी आपके यहाँ विटामिन या जो भी विटामिन सी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, उसके लिए आप दवाई लेते हैं। इसी तरह हमारी मिट्टी है, मिट्टी की जांच करवाएंगे, उसकी जो भी कमी है उसकी आपको पूर्ति के लिए उसमें पोषक तत्व तो डालना होगा, क्योंकि आपके जो 16 तत्व में से कोई भी एक भी तत्व यदि आपकी कमी है आपकी फसल को वो नुकसान पहुंचाएगी, आपकी जो भी उपज है वो कम आएगी। अब आप लोग देख रहे हो कि आपकी उपज एक स्थिर हो चुकी है। अब जैसे पहले आप जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कि हमारे एक खेत में 20 किलो गेहूँ है तो 19 तो हो रहा है गेहूँ, 20 से ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे खेत में इतने तत्वों की कमी हो गई है। हम लोग पोटास का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सल्फर नहीं डालने हैं, जिंक नहीं डालने हैं, बोरोन नहीं डालने हैं, और ये हमारे खेत में हर चीज़ की कमी होती जा रही है। इसलिए आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अपनी मिट्टी की जांच करवाएं एक बार, और जो भी उसमें पोषक तत्व की कमी है उसको दूर करें। और आजकल ये आलू का फसल चल रहा है, लोग बाग क्या करते हैं, आलू में ऊपर से डीएपी डालते हैं,
डालते हैं कि नहीं है? और जबकि नहीं, बहुत किसान डालते हैं ऊपर से डीएपी। तो आप ये देखो कि डीएपी में 18% तो नाइट्रोजन होती है और 40% फॉस्फोरस होती है। जब हम अपनी डीएपी जब डालते हैं और जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे खेतों में चलती है, आपको कहीं ना कहीं पानी के साथ वो इधर से उधर चली जाएगी, लेकिन जो फॉस्फोरस है वो जहाँ डालोगे वो वहीं पड़ी रहेगी। इसलिए खेतों में डीएपी डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो भी आपको डीएपी डालने के बाद जो भी आपको अपने खेत में चेंजेस दिखते हैं, जो हरियाली दिखती है, वो खाली नाइट्रोजन की वजह से दिखती है, क्योंकि डीएपी हमारी एक जगह जहाँ पड़ जाएगी वो वहीं पर पड़ी रहेगी, और जबकि जड़ हमारी करीब 5 से 6 इंच नीचे आ जाती है, और जो भी डीएपी होगी उस फसल को ना मिलके अगली फसल को वो प्राप्त होती है। इसलिए किसानों से निवेदन है कि डीएपी का प्रयोग ना करके, यदि वो डालना चाहते हैं, यदि वो किसी कारणवश बुवाई के समय पर डीएपी कम दे पाए या उसकी पूर्ति के लिए आप लोग नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और सागारिका का एक स्प्रे 40 से 45 दिन पे अपनी आलू की फसल पे या गेहूं की फसल पे आप लोग उस स्प्रे को कर सकते हैं। सर एक सवाल पूछिए, हाथ सिर्फ उठाइएगा प्लीज। डीएपी में कितनी % नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होती है? 18 वो 46 नाइट्रोजन। ये बताया था ना मैंने। आ जाइए, आपका जवाब सही है, आ जाइए मंच पर। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए। और उम्मीद करती हूं कि अब शायद आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि मृदा की जांच क्यों ज़रूरी है और मिट्टी का स्वस्थ रहना हमारी फसलों के लिए क्यों ज़रूरी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर। कृषि कार्यों को आसान करने में एक मशीन है जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारे खेती के कामों को बहुत आसान किया है। कौन सी मशीन है वो? ट्रैक्टर। तो चलिए अब एक और महत्वपूर्ण जानकारियां ट्रैक्टर के विषय पर लेते हैं कि ट्रैक्टर में अभी क्या कुछ और नए बदलाव हुए हैं। जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न हुआ है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने भी ट्रैक्टर्स को और मॉडर्न किया है और आसान किया है उनका चलाना, उनमें इम्प्लीमेंट्स लगाना। तो चलिए इस विषय पर जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि इनोवेशन क्या हुए हैं नए ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी रवि एस सिंह सर को, डीजी हेड CNHI यानी न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर से। तो सर मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं और एक बार ज़ोरदार तालियां सर के सम्मान में बजाएं। सबसे पहले तो हमारा आप लोगों को नमस्कार। KVK के सारे अधिकारीगण, साइंटिस्ट और ग्रीन टीवी के सारे स्टाफ और हमारे किसान बंधु और बहनों, आपका न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर काफ़ी स्वागत करती है और आप लोगों का अभिनंदन करती है। साथ में KVK और ग्रीन टीवी को मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा कि इतने छोटे से नोटिस के ऊपर, एक मंच के ऊपर हम एक दूसरे को साथ लेके आए ताकि हम एक दूसरे के बीच में हम अपनी बातें रख सकें और हम एक दूसरे की एक लर्निंग से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो मेरा नाम रवि सिंह है और मैं नोएडा बैठता हूँ। ये जान के खुशी होगी कि आपको पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही ट्रैक्टर कंपनी है जो ट्रैक्टर बनाती है, जो पहले फोर्ड के नाम से जानी जाती थी, उसको आजकल न्यू हॉलैंड कहते हैं। सुबह सुबह के हल्के अंधेरे में जब इसकी रोशनी रास्ता दिखाती है, नजरें सारी मुझ पर टिक जाती है। जब खेतों में इसका दम दिखता है, सबको लगता है मेरा ही सिक्का चलता है। अपनी बेमिसाल तकनीक से जब ये खेती का सारा भार उठाता है, तो हर किसी को मेरा कमाल नजर आता है। डूबे खेतों में आगे पीछे
जब ये बड़े आराम से निकलता है और अपनी दमदार ताकत के आगे कुछ टिकने नहीं देता है, तब लोगों को मेरा अनोखा अंदाज दिखता है। हर खेत में इसकी मक्खन सी रफ्तार देखकर सबके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, वाह हीरो। क्योंकि इस हीरो को हीरो ये साथी बनाता है, ताकत ऐसी जिस पर हर असली हीरो करे विश्वास। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। आगरा में भी इसकी एजेंसी है, लेकिन मैं ज़्यादा एजेंसी की बात ना करके मैं बात करूंगा कि जो आज की समस्याएं हैं किसानों की, क्योंकि हमारा यहाँ पे रूबरू इसी के लिए हुआ है कि हम क्या नई चीज़ लेके आए हैं आधुनिक युग के अंदर, जिसमें किसान को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आज बात फ़ायदे की है, हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से किसान का फ़ायदा है, हम आज ऐसे क्या चीज़ कर रहे हैं जो कि साइंटिफिक तरीके से हमको आगे लेके जाती है। अगर हम बात करें तो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के बारे में मेरे ख्याल से बहुत सारे किसान भी बैठे होंगे, लोगों ने देखा होगा। और ये एक कंपनी है जो कि अपने यंत्रों को जो बनाती है ट्रैक्टर का, वो आलू के लिए स्पेशली हम लोगों ने पिछले 3 साल में ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया है। आलू की जो किसान होते हैं उनको जो यंत्र की आवश्यकता है, आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो लेबर की समस्या है। लेबर नहीं मिलती है। पहले क्या होता था कि ट्रैक्टर के ऊपर जब ट्रैक्टर आगे से उठता था तो लोगों बिठा लेते थे, अब बैठने वाले लोग भी नहीं मिलते हैं, तो आलू के कट्टे डालने पड़ते हैं, नहीं तो फिर वो मिट्टी डालनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे लेबर का, जो लेबर नहीं मिलता है, और खेती तो बिना लेबर के पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हम लोगों ने अत्याधुनिक ट्रैक्टर देना शुरू किया, जिसके ऊपर जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जैसे कि आज के डेट में आप लोग देख रहे होंगे प्लांटर, बहुत बड़े बड़े प्लांटर आ गए हैं, डिगर आ गए हैं, पोटैटो के हार्वेस्टर आने वाले टाइम के अंदर आपको इस एरिया के अंदर दिखेंगे। और हार्वेस्टर के साथ में मतलब ये पूरी मैकेनाइज हो जाएगी आलू वाली पूरी काम, मतलब लेबर नहीं भी रहे तो मशीन से इसकी बुआई से लेके जुताई के बाद उसको हार्वेस्ट करना, और उसके बाद जो आलू की सैंपलिंग, मतलब बड़ा आलू छोटा आलू की जो ग्रेडिंग कहते हैं हम लोग, उसकी ग्रेडिंग करके आलू आपका ट्रक पे लोड होके कोल्ड तक चला जाएगा। इस पे कंपनियां काम कर रही हैं आज के डेट में, और आपने भी देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने चालू कर दिया है इस प्रैक्टिसेस को, जिसमें ऐसी ऐसी मशीन आ रही है, ग्रीमी की मशीन आ रही है जिसमें 70 से 80 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर जोड़ रहे हैं। एक भी आदमी की ज़रूरत नहीं है, ट्रैक्टर आगे से उठता है, ट्रैक्टर डीजल में ही बराबर काम करता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी है, कार्य क्षमता इतनी अच्छी है कि कम से कम 10 लेबर के बराबर जो है एक दिन के अंदर काम कर सकता है ट्रैक्टर उस मशीन के साथ में। तो न्यू हॉलैंड जो है वो जो ट्रैक्टर हम लोग बनाते हैं उसका हम जो ध्यान रखते हैं कि आपका ट्रैक्टर जो चले वो सबसे बढ़िया हाइड्रोलिक के लिए, आपके आलू की खेती में जो मशीनों की सबसे अधिक ज़रूरत होती है वो हाइड्रोलिक की क्षमता की ज़रूरत होती है। एक तो वो क्षमता होनी चाहिए कि 2000 कम से कम 2000 केजी 200 क्विंटल कम से कम लिफ्ट उठा सके आपकी, और दूसरी क्या होनी चाहिए, ट्रैक्टर में ताकत होना चाहिए और डीजल की बचत होना चाहिए। तो हम लोगों ने 35 हॉर्स पावर से लेके 105 हॉर्स पावर तक की मशीनें बनाई हैं। आलू के किसानों के लिए सबसे बड़ी सबसे अच्छी मशीन है वो 50 हॉर्स पावर के अंदर है। हम लोग जो ट्रैक्टर बना रहे हैं वो 50 हॉर्स पावर के जो ट्रैक्टर है वो यहाँ के आलू के किसानों की सबसे पसंदीदा वो मॉडल बन गया है। उसकी रीज़न क्या है, जैसे कि हम लोगों ने जो मशीनें बनाई हैं उसके अंदर कोशिश ये करी है कि अमूनन जो मार्केट के अंदर जो मशीन चल रही है उससे कम 15 से 20% डीजल की खपत कम हो। जैसे आप सब लोगों को पता है कि आज के डेट में कम से कम मोटा मोटी 100 रुपये लीटर डीजल चल रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश करी है कि ये मशीनें घंटे के अंदर कम से कम 400 से 500 मिलीलीटर डीजल कम खाए बाकी अपेक्षा में। तो 1000 घंटे भी अगर ट्रैक्टर साल में चलता है तो लगभग 35-40 हज़ार का डीजल बचाता है। तो कोशिश हम लोगों ने करी है कि ये जो ट्रैक्टर हैं कम से कम डीजल की खपत हो। दूसरा जो है कोशिश हम लोगों ने ये करी है कि इन ट्रैक्टरों के अंदर क्षमता ज़्यादा हो,
जैसे कि हाइड्रोलिक की क्षमता की अब लोग कहते हैं 3000 हमें जो है किलो तक 300 क्विंटल तक हमें जो क्षमता चाहिए हाइड्रोलिक की, तो अभी तक 2000 तक है। आने वाले फ्यूचर में हम लोग काम कर रहे हैं 3000 तक भी लेके जाने के लिए। दूसरी होती है कि हमारे जो भी हमने मशीनें रखी हैं, किसी के पास समय की बड़ी वो होती है कि समय हमारे पास कम होता है, तो जो हम हाइड्रोलिक से काम करते हैं, जो लीवर है, वो लीवर हम लोगों ने ऑटोमेटिक लीवर रखा हुआ है, जिसको हम लोग लिफ्टोमेटिक कहते हैं। मतलब आपको बटन से दबाना है तो आपका लीवर जो है कल्टीवेटर या जो आलू की मशीन है वो ऊपर उठ जाएगी और बटन से नीचे चली जाएगी। इससे क्या होता है, समय की बचत हो जाती है किसानों की। समय की बचत मतलब पैसा। हमारा कोई भी जो मशीन होती है, जो हमारी कोई मशीन होती है, वो मशीन हमारी गियर में अगर आपका ट्रैक्टर है तो स्टार्ट नहीं हो सकता है जब तक न्यूट्रल नहीं होगा। तो मैंने सेफ्टी का भी हमने पूरा ध्यान में रखा हुआ है कि अगर जब तक न्यूट्रल ना हो तब तक स्टार्ट नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि जो बाकी आपका जो गियर बदलने की जो सिस्टम है वो भी हम लोगों ने जो है स्लाइडिंग मेस न रख के जो आवाज़ आती है वो हम लोगों ने कांस्टेंट मेस रखा है। इसकी वजह से कम आवाज़ आती है गियर बॉक्स के अंदर। ब्रेक है, जब रोड पे जब आप ट्रैक्टर को चलाते हैं तो हम लोगों ने तेल में डूबा हुआ ब्रेक रखा है, मतलब ना ब्रेक की आवाज़ आती है और बड़े आराम से ब्रेक लगता है। तो अगर कोई किसान, वही किसान जो एक मशीन खरीदता है वो खेत में भी चलाता है, और वही किसान जो है कोल्ड स्टोरेज तक अपने आलू भी लेके जाता है, तो उसको ब्रेक भी चाहिए। ट्रॉली में भी ट्रैक्टर चले तो ट्रॉली में भी क्षमता ऐसी हो कि जहाँ पे वो ब्रेक लगाए उसका ब्रेक लग जाए। डीजल जो हम लोगों ने रखा हुआ है उसकी जो अनुपात जो रखी हुई है, चाहे वो खेत में काम करे चाहे वो अपना जो है ट्रॉली पे काम करे, दोनों में अनुपात ऐसा आए कि उसको एवरेज मिले। जो हमने 40,000 की सेविंग बात करी डीजल की पूरे साल के अंदर, तो दोनों का अनुपात हम लोगों ने बराबर रखा हुआ है। ये हमारी एक फैक्ट्री है जो कि यहीं से आपके लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी पे है, ग्रेटर नोएडा के अंदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर, और एकमात्र कंपनी है जो कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर ट्रैक्टर बनाती है। और इस एरिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो चहेता हमारा ट्रैक्टर है जो इम्प्लीमेंट हम लोगों ने दे रखा है वो 3230 ट्रैक्टर है। ये 45 हॉर्स पावर का मशीन है, और 45 हॉर्स पावर के अंदर मशीन वो सारी चीज़ें, जैसे कि आलू की आपकी बुआई की मशीनें हैं, आलू की बुआई की मशीनें हैं, या ट्रॉली चलाना है आपको, या कोई अत्याधुनिक मशीन फ्यूचर में भी चलाने वाले हैं, तो उसको पूरी तरीके से चलाता है और कम से कम डीजल में आपकी पूरी की पूरी जितनी भी ऑपरेशंस है सारे करके देता है आपको। कम से कम समय में आपकी ज़्यादा कवरेज हो जाती है। तो ये मशीन हमारे पास 35 हॉर्स पावर से लेके 105 हॉर्स पावर तक के हैं। बहुत बड़े बड़े किसान ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने अपनी क्षमता बड़ी रखी हुई है। ये रेंज है पूरा। अगर बड़ी क्षमता रखी हुई है 106 HP के भी कस्टमर हमारे पास अब आ रहे हैं, कहते हैं जी हमें बड़ा इम्प्लीमेंट लेना है, हमें आने वाले टाइम के अंदर हार्वेस्टर लेना है, उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए। तो 75 HP, 65 HP, 106 HP, इसमें सिर्फ हम ही लोग बनाते हैं ट्रैक्टर। और कोशिश हम लोगों ने ये करी है कि जो आलू की आने वाली मशीनें हैं, जो बहुत सारे किसान इंडिया में इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो मशीनों को चलाने के लिए ये सारी जो हमारा जो ट्रैक्टर है, मशीन है, वो बड़े आराम से चला लेता है। ये हम लोगों ने जो बात किया आप लोगों के साथ में, जो हमारी इंजन है वो हम लोगों ने कोशिश करी है कि जो इंजन है वो बाहरी इंजन है हमारा, जैसे कि आप लोगों ने कारों में देखा हुआ है, वो बाहर की इंजन है जो कि पावरफुल इंजन है। और जो हम लोगों ने जो तीसरे स्थान पे हमने जो लिफ्टोमेटिक की बात करी कि एक बटन दबाते ही आपकी जो है हाइड्रोलिक उड़ जाती है। और हाइड्रोलिक बहुत सेंसिबल है, मतलब 1 इंच भी अगर ज़मीन छूट जाती है जुताई से तो पैदावार पे फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि आपकी अगर प्रॉपर तरीके से अगर कीटनाशक का छिड़काव ना हुआ तो खेत में फसल का नुकसान हो जाता है। वैसे अगर 1 इंच भी अगर खेत छूट गई तो वो भी नुकसान है। तो इन मशीनों का हम लोगों ने जो हाइड्रोलिक रखी हुई है वो ऐसा प्रिसीजन हाइड्रोलिक रखा हुआ है कि 1 इंच भी ज़मीन छूटती नहीं है, ताकि पैदावार भरपूर मिल सके। और कोशिश हम लोगों ने ये करी कि स्पीड भी उसके हिसाब से दिया है, ताकि आपकी कम से कम समय में अधिक से अधिक काम कर सके और अधिक से अधिक खेत की जुताई कर सके। और ऐसा ही नहीं, अगर कोई ऐसे भी किसान हैं जो कि आलू करते हैं और आलू की सीज़न तैयारी वारी जो करते हैं, या तो जुताई करेंगे या तो आप उसका करेंगे, जब बीच में समय मिल जाता है, हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि जब बीच में जो समय मिल जाता है उसमें आप किसी कमर्शियल का काम भी इस ट्रैक्टर के माध्यम से कर सकते हैं, लोडर को लगा के, डोज़र को लगा के, ताकि एक मशीन पे जो आपने पैसा खर्च किया है उसका पैसा का आपको रिटर्न मिल सके।
जो रिटर्न जो आपने पैसा लगाया उसके ऊपर उसका ब्याज मिल सके, क्योंकि खाली समय में भी जब आलू का काम नहीं होता तो ये मशीन जो होता है खड़ा नहीं कर सकते इसको, क्योंकि उस पर ब्याज लगता रहता है। तो जब सीज़न हुआ तो आलू का काम किया, और जब ऑफ सीज़न हुआ तो इन लोगों के ऊपर आप ट्रैक्टर के ऊपर आप ट्रॉली में कमर्शियल एप्लीकेशंस कर सकते हैं, लोडर लगा सकते हैं, डोजर लगा सकते हैं और काम आगे कर सकते हैं। ये अलग अलग ऑपरेशंस है। और अगर बात करें पूरे 5 लाख से ऊपर हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर हैं पूरे इंडिया के अंदर, और आपका इस क्षेत्र के अंदर बात करें तो आगरा के अंदर कम से कम 2000 से ऊपर हमारे किसान हैं जो कि सेटिस्फाइड हैं और लगातार हमारे कृषि संचालक यंत्रों का, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, सेटिस्फाइड हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ें ये हैं कि हम लोगों ने जो इन यंत्रों को लेने के लिए 2 चीज़ों की व्यवस्था, एक सरकार ने व्यवस्था करी हुई है, जैसे केवीके के माध्यम से आप लोगों को पता चलता रहता है कि सब्सिडी आती रहती है, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब्सिडी में रजिस्टर्ड हैं। आप सब्सिडी जो गवर्नमेंट का पोर्टल होता है वहाँ से आप सब्सिडी में ले सकते हैं इन यंत्रों को। अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं तो हमारे खुद का फाइनेंस कंपनी है, जिसको अगर मान लीजिए कोई एवरेज किसान है जिसकी यंत्र की कीमत वो नहीं बियर कर पा रहा है, सब एक तो सरकार ने सब्सिडी दे के यंत्र को सस्ता कर दिया, उसके बावजूद भी वो नहीं ले पा रहा है, तो एक कम से कम मार्जिन दे के हमारी खुद की फाइनेंस कंपनी है, हम लोग फाइनेंस कर देते हैं और उस फाइनेंस को आसान किस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और किस्तें ऐसी होती है कि जब आप बेचना शुरू कर देते हैं तब उसकी किस्त ज़्यादा होती है, और जब आलू आप लगाते हैं उस वक्त किस्त कम होती है। तो किसानों की फ़ायदे की चीज़ है, उसके हिसाब से किसान बड़े आसान से किस्त दे सकता है, और जो अपनी मशीन है उसको 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर किस्तों के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से खुद अपना कर सकता है और अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। तो ये हमारी कंपनी के बारे में है, जो कि एक विस्तृत मैंने परिचर्चा करी आपके साथ में। अब मैडम सवाल के लिए इंसिस्ट किया है, तो किसानों को ये पूछना चाहूँगा कि जो ट्रैक्टर आलू के रेंज में जो लेना चाहिए वो कितने हॉर्स पावर का होना चाहिए, कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर सबसे उपयोगी होता है खेती करने के लिए, आलू किसानों के लिए? 50 हॉर्स पावर आवश्यक है जी। बहुत पूरा सही डीजल खावेगो, हाँ, दबाव में दबेगो नहीं और सही कार्य रहेगो। बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे बीच में एक किसी ने बोला 36-30, मैंने जब बोला कितना हॉर्स पावर तो उन्होंने बोला 36-30। किसने बोला? इन्होंने बोला। तो 36-30 का मतलब ये 50, तो ये 50 हॉर्स पावर मैडम बिल्कुल सही आंसर है। और हमारे किसान बड़े बुद्धिजीवी हैं, और साथ में केवीके की पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के किसान को जागरूक करने का जो अभियान है वो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियाँ हमारे किसानों को देने के लिए। लेकिन फिर से मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि जब तक माइक आपके पास ना आए सवाल का जवाब ना बताएं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं एक और विशेष विषय पर। विषय है खाद उर्वरकों के इस्तेमाल को लेकर, जिसके लिए मैंने पहले भी आपको कहा कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा खाने से भी तबीयत ख़राब होती है और कम खाने से भी तबीयत ख़राब होती है। ठीक वही परेशानी फसल के साथ या मिट्टी के साथ भी होती है। तो आपकी किस फसल को कब किस दवा की कितनी मात्रा में ज़रूरत है, इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप बाज़ार गए और दवा सुनी और उठा लाए और लाकर अपनी फसलों पर छिड़काव कर दिया। गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, फसल भी प्रभावित होती है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है किसान की जेब। तो आइए इस विषय पर रोशनी डालते हैं, और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अवनीश चंद्रा सर, डीजीएम धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। प्लीज़ मंच पर आएँ और सबसे पहले हमारे किसानों को बताएं कि धानुका की तरफ से चलाया जा रहा इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन क्या है, और धानुका के पास आलू किसानों के लिए क्या कुछ खास है। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रीन टीवी को, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब RS चौहान जी को, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को यहाँ पर अपने प्रांगण में करवाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैडम ने कहा कि आज हम लोग चर्चा करेंगे आलू के ऊपर कि आलू में जो समस्याएं आती हैं, उससे पहले हम बात करेंगे किसानों की। तो एक नारा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। ये हमारा एक कैंपेन है, चूँकि आज जो भी है सब किसानों की वजह से है। अभी देश में कोरोना आया, कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था,
हो गया था। एक चीज़ थी जो बंद नहीं हुई थी, वो क्या थी? खेती। अगर किसान भी सोचता कि चलो हम भी लॉकडाउन में जो है एक कमरे में बैठ जाते हैं और खेती नहीं करते हैं तो क्या होता? जितने लोग शायद कोरोना से नहीं मरते, उससे ज़्यादा लोग शहरों में भूख से मर जाते हैं। तो उसी कैंपेन में आज एक छोटा सा हम लोगों ने वीडियो बनाया है किसानों के लिए, क्योंकि आज की डेट में जो खेती है वो एक बिजनेस बन चुकी है। अगर हम उसे सही ढंग से करते हैं तो एक अच्छा व्यापार है, अच्छा बिजनेस है। आज गांव में किसी से भी पूछो, किसी के बच्चे से पूछो जी क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहेगा ये डॉक्टर बनना चाहेंगे, कोई कहेगा इंजीनियर बनना चाहेंगे, कोई ये नहीं कहता है कि हम किसान बनना चाहेंगे। अगर सभी लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे और कोई खेती नहीं करेगा तो क्या होगा? हमें भोजन नहीं मिलेगा, भोजन उपलब्ध नहीं होगा। तो हमारी एक मुहिम है किसानों के लिए, एक छोटा सा वीडियो है जो आपको समर्पित है। मेरा मुन्ना, पता है जब 9 महीने का था सिर्फ अपनी माई और बाबा को जानता था। पर आज उसके नाम से हमें पूरा गांव जानता है। मेरा मुन्ना कुछ अच्छा करेगा। पर जानता हूं वो जो भी बनेगा वो सपना सिर्फ उसका ही होगा, और मेरा सपना मेरा मुन्ना। मेरा एक ड्रीम है कि मैं सबके ड्रीम को पूरा कर सकूं, वो बन सकूं जो अपने से पहले सबके लिए सोचता है, जो अपने हार्डवर्क से हर दिन हमारा पेट भरता है, मिट्टी की रक्षा से लेकर पूरे विश्व को खाने की सुरक्षा देता है। वो देश का अभिमान है, देश की शान है, और मैं वही शान बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं किसान बनना चाहता हूँ। भविष्य के आधुनिक किसान बनने के बुलंद इरादे को धानुका नमन करता है। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। तो आप सभी माताओं, बहनों और किसानों को हमारा प्रणाम। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम बात करेंगे धानुका की। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, आज लगभग 44 साल से कंपनी जो है भारत में काम कर रही है, और लगभग देश के हर कोने में आज धानुका पहुंच चुकी है। धानुका जो है सभी तरह के जो उत्पाद हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन से लेकर और नई नई तकनीक पे काम कर रही है, जो नई टेक्नोलॉजी है जिससे किसानों को कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा मिले और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पैदा हों, इसके लिए धानुका निरंतर प्रयास कर रही है। धानुका के पास खुद की 3 निर्माण इकाइयाँ हैं, जो कि हमारी गुजरात में, जम्मू कश्मीर में और उसके अलावा राजस्थान में हैं। हम लोगों ने एक और टेक्निकल प्लांट लगाया है जो कि दहेज में है, दहेज गुजरात में, जहाँ पर नई नई जो दवाइयाँ हैं उनकी टेक्निकल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा धानुका का खुद का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो कि पलवल में है, आपके ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप कभी जाके वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 11 जो है वो लेबोरेटरीज़ हैं, अलग अलग चीज़ों के बैंक बनाए हुए हम लोगों ने, सीड के, पेस्ट के, यहाँ पर बैंक हैं, डिजीज़ के, तरह तरह के हमने सेव करके रखे हुए हैं। यहाँ पर हम अपनी दवाइयों को उपयोग करते हैं, उन पे टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक नई चीज़ और धानुका लेकर आ गई है, ड्रोन। आज जैसा कि अभी हमारे ट्रैक्टर के सहयोगी बात कर रहे थे कि आज लेबर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। आज समस्या चल रही है कि खेतों में काम करने के लिए हमें लोग नहीं मिल रहे हैं, स्प्रे करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। तो उस समस्या से निपटने के लिए धानुका जो है वो ड्रोन लेकर आ चुकी है। आपके आगरा में ड्रोन सर्विस अवेलेबल है। पीछे हमारी टीम है, जिसको भी आलू में ड्रोन से स्प्रे कराना है, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही बढ़िया, आपका 1 एकड़ खेत में मात्र जो है 10 से 12 लीटर पानी लगेगा और 5 से 7 मिनट का समय लगेगा।
एक दिन में ये ड्रोन आपका 20 से 25 एकड़ खेत में स्प्रे कर सकता है। तो पीछे हमारा काउंटर लगा है, जिसको भी आलू की फसल में या ड्रोन के स्प्रे करवाने हों वो वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आज आप बुकिंग कराएंगे तो कल आपके खेत में स्प्रे हो जाएगा। 24 घंटे का समय हमें चाहिए होता है। 24 घंटे पहले आपको हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पे स्प्रे होगा। तो ये ड्रोन सर्विस भी आगरा में हमने उपलब्ध कराई हुई है। चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक और यंत्र हम लोग दे रहे हैं जो कि खेती में आपकी जो समस्याएं हैं उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। वो एक टेक्नोलॉजी है फाइलो। ये एक यंत्र है जो कि आपके 5 एकड़ से लेके 25 एकड़ के एरिया में आप इसे लगा सकते हैं। ये आपकी मौसम में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसके हिसाब से कौन सी बीमारी, कौन सा कीड़ा क्या आने वाला है उसका ये ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन करेगा। आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा कि अब भाई खेत में पानी की ज़रूरत है। अब लेट ब्लाइट का फाइटोपथोरा जो है एक्टिव हो गया है एनवायरनमेंट में, तो पहले ही आपको बता देगा। जब आपको पहले से पता होगा तो आप बीमारी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये यंत्र भी धानुका जो है उपलब्ध करा रही है फाइलो के नाम से। QR कोड, धानुका के हर उत्पाद के ऊपर आज QR कोड आ रहा है, जिससे आप पता लगा सकते हैं जो उत्पाद आप खरीद रहे हैं वो असली है या नहीं है। इसीलिए सभी लोग जब भी कोई चीज़ खरीदें तो उसको स्कैन जरूर करें। स्कैन करने से आपको पता चलेगा कि उत्पाद जेन्युइन है कि नहीं है। आलू जो है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है आगरा में है। आगरा जो है उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा आलू होता है। आप देख सकते हैं लगभग 1,45,000 एकड़ में आपके आगरा के अंदर आलू होता है। ये प्रमुख ज़िले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आलू की खेती की जाती है। आलू में जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आजकल जो किसान भाई हैं DAP लगातार डाल रहे हैं। DAP का डोज दिन पे दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है, जो कि हमारी माँ है, उसका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। DAP पौधे को मिल नहीं पा रही है, वो जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहती है। तो कैसे DAP पौधे को मिले, आपने जो खाद लगा दी है वो पूरे पौधे को अवेलेबल हो जाए, वो कैसे होगा उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम लोगों का एक उत्पाद है माइकोर सुपर, जो कि पूर्णतः जैविक उत्पाद है, पूरी तरह से 100% जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ये। इसके अंदर क्या है, माइको राजा है। माइको राजा की जो है लेटेस्ट प्रजातियां जो है इसमें है 100% जो है इंडो माइको राजा माइकोर सुपर के अंदर गए। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपने आलू की फसल में तो आपने जो खाद डाला हुआ है वो पौधे को अवेलेबल कराने का काम करेगा। इससे जो जड़ों का विकास है वो 10 गुना तक ज़्यादा हो जाता है। तो खाद तो आपकी चल के नहीं आ पाएगी, लेकिन जड़ें वहाँ तक पहुँच जाएंगी जहाँ आपका खाद पड़ा हुआ है, यही उसका काम है। तो आपका जो खाद बेकार चला जाता है, जो DAP आप आज डाल रहे हैं 35 से 40% ही पौधे को मिल पाता है। अगर आप माइकोर सुपर का उपयोग अपने आलू में करते हैं तो आपका जो DAP है वो 80 से 90% जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। तो माइकोर सुपर का उपयोग आप अपने फसलों में कर सकते हैं। ये कुछ रिजल्ट हैं आलू में जो पिछले साल यहाँ पे ट्रायल हुए थे, उसके रिजल्ट आप देख सकते हैं। जहाँ माइकोर सुपर लगा हुआ है वहाँ पर आलू में जो है वो ट्यूबर्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तना भी काफ़ी हेल्दी है और हाइट में भी काफ़ी फ़र्क देखा गया है। ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं जो दूसरी दवाइयाँ हैं। और हमारी टीम भी यहाँ पर है। अगर किसी को डेमो के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, जिन किसानों ने यूज किया है उनके वीडियो टेस्टिमोनियल भी अवेलेबल हैं, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम आज आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं। तो हमारा पीछे काउंटर लगा है, जिसको भी चाहिए जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए रूट डेवलपमेंट में जड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त विकास होता है। आप जड़ें उखाड़ के देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका जो है पौधा कितना हेल्दी है। जब जड़ें ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधा खाद और पानी को ले पाएगा, जिसकी वजह से जो उत्पादन में आपकी वृद्धि होती है। अब बात करेंगे बीमारियों की। आलू में सबसे ज़्यादा 2 बीमारियां बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं किसान भाइयों को। कौन कौन सी हैं, कोई बता सकता है? चेचक, एक चेचक बीमारी होगी, इसके अलावा झुलसा। तो आज हम जो बात करेंगे झुलसा के ऊपर बात करेंगे। चेचक जो समस्या है आपकी, वो अगर खेत का जो pH है वो बढ़ा हुआ है, 8 से ऊपर अगर pH है, तो जिन खेतों में pH ज़्यादा होता है वहाँ चेचक ज़्यादा आता है। तो कोशिश करें कि pH को बैलेंस करें, जिसमें आपको मदद करेगा माइकोर सुपर।
ठीक है ना। आपके पीएच लेवल को बैलेंस बनाने के लिए जो हमने पहले उत्पाद बताया है, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपके खेत का जो पीएच है उसको भी वो मेंटेन करता है। आलू में जो इस समय समस्या चल रही है, जो धान वाले खेत हैं, जिन्होंने किसान भाइयों ने धान के खेतों में आलू लगाया हुआ है, उनके खेतों में जड़ काली पड़ने की समस्या बहुत आ रही है। आप देखते होंगे पौधा जो है ग्रोथ नहीं कर रहा है, स्टंटेड खड़ा हुआ है। जब उसको उखाड़ के देखेंगे तो जड़ जो है उसकी वो खराब हो रही है। जब जड़ खराब होती है तो ऊपर जो है खाद पानी नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से जो है पौधा की बढ़वार वहीं पर रुक जाती है। ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया से आती है। दो तरह की बीमारियां आलू में आती हैं, एक तो फफूंद से आती हैं और एक आती हैं बैक्टीरिया से। लेकिन किसान भाई ज़्यादातर जो है वो फफूंदी नाशक का उपयोग ही करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ नहीं डालते हैं। ये जो बीमारी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अर्ली ब्लाइट है, अगैती झुलसा। किसान भाई इस बीमारी को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, इसको बीमारी मानते ही नहीं हैं। मैंने देखा है आगरा में, बोले अर्ली ब्लाइट, बोले कुछ नहीं, बड़ा आराम है। क्योंकि ये जो बीमारी है इसलिए इसको डेंजर नहीं समझते हैं, जबकि ये बहुत डेंजरस है। ये हमेशा जो है आपकी पुरानी पत्तियों पे आती है। तो जब किसान खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि ऊपर की पत्तियां हरी भरी हैं, ऊपर पौधा बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो पुरानी नीचे की पत्तियां हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। छोटे छोटे स्पॉट उनमें आते हैं तो वो पत्तियां ड्रॉप हो जाती हैं। चूँकि पौधा भोजन पत्तियों के माध्यम से बनाता है, तो अगर पत्तियों की पॉपुलेशन खेत में कम हो जाएगी तो उसका सीधा असर जो है वो आपके उत्पादन के ऊपर पड़ेगा। तो ये बीमारी को आप इग्नोर मत करिए। ये कभी खेत में एक साथ नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे पौधे को मारती रहती है, जिससे उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा फर्क आता है। तो अर्ली ब्लाइट जो है ये हर साल आती है, कभी भी ऐसा साल नहीं होता है जब ये ना आए, लेकिन किसान इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। दूसरा है ये ब्लैक लेग, जो हमने आपको बताया, ये जो बीमारी है बैक्टीरिया से आती है। इसमें जो है जड़ काली पड़ जाती है इस तरह से, और ये इस समय चल रही है। आपके टूंडला वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे अछनेरा साइड में, जहाँ पे आलू धान के खेतों में आलू लगा हुआ है, उनके खेतों में ये समस्या आ रही है। एक और बीमारी है सॉफ्ट रोट, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। तो हमने आपको 3 बीमारियाँ दिखाई, अगैती झुलसा, ब्लैक लेग और सॉफ्ट रोट। अगैती झुलसा तो फफूंद से आता है, और 2 जो बीमारियां हमने बताई आपको वो बैक्टीरिया से आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं तीनों का एक साथ समाधान मिले, सिंगल शॉट सॉल्यूशन आपको हम बता रहे हैं, एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। वो है कोनिका, जापानी तकनीक से तैयार कोनिका। 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर आप पहला स्प्रे आलू में, जहाँ पे आप मैनकोजेब वगैरह करते हैं, तो उस मैनकोजेब की जगह पर आप कोनिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका अगैती झुलसा, जड़ काली पड़ना, सॉफ्ट रोट, तीनों तरह की जो समस्याएं हैं उस पर बहुत ही प्रभावी और ढंग से नियंत्रण आपका हो जाएगा। ये खेत देख रहे हैं, क्या है ये, कोई बता सकता है क्या हो गया इस खेत को? लेट ब्लाइट। हाँ जी, ये बीमारी तो सबको पता है, किसी से भी पूछ लो बता देंगे। तो ये जो खेत आप देख रहे हैं ये लेट ब्लाइट के द्वारा ग्रसित खेत है। ये बीमारी को किसान भाई सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये बीमारी जब ही आती है जब आलू बढ़ रहा होता है। 60 से 70 दिन की अवस्था में, 80 दिन की अवस्था में ये बीमारी आलू में आती है। लगभग दिसंबर एंड में या जनवरी स्टार्टिंग में आपको ये बीमारी देखने को मिलेगी। जब मौसम में धूप नहीं निकल रही होगी, चारों तरफ कोहरा होगा, नमी होगी, उस समय ये बीमारी जो है वो फैलती है। तो अगर आपको लगता है कि ये बीमारी जब आने के बाद किसान भाई जागते हैं और खेत में स्प्रे करने जाते हैं तो उनका खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं इसका बेहतर नियंत्रण, तो आपको अगर मौसम में बदलाव दिख रहा है, आपको कोहरा दिख रहा है, धूप नहीं निकल रही है, तो आप स्प्रे जो है पहले से ही करके रखेंगे तो खेत आपका जो है वो बच जाएगा। ये देखिए, ये स्टार्टिंग लक्षण है, पत्तियों पे इस तरह से आता है, ये किनारों से आप फैलना शुरू होता है, बैगनी कलर के धब्बे बन जाते हैं। ये खेत है लेट ब्लाइट से डैमेज जो हमने आपको दिखाया। इसके लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर चाहिए, 9 से लेकर 24 डिग्री का तापमान होना चाहिए, और जो नमी है वो 90% के करीब ह्यूमिडिटी होनी चाहिए मौसम में। इसके लिए सुटेबल एटमॉस्फेयर है लेट ब्लाइट के लिए, और ये हवा के माध्यम से फैलता है। उस समय हवा चलेगी, जिस दिशा में हवा चलेगी उसी दिशा में इसका जो फंगस है
वो हवा में, एनाकुलम जो है हवा में फैल जाता है और पूरे खेत में, एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाता है। इवन जब पानी लगाएंगे खेत में तो पानी के माध्यम से भी एक खेत से दूसरे खेत में ये पहुंच सकता है। तो लेट ब्लाइट के लिए वर्ल्ड का नंबर 1 टेक्नोलॉजी आज हम आपको बता रहे हैं, जो कि पूरी तरह से टेस्टेड है पछेती झुलसा के लिए। वो है किरारी, जो कि जापानी, अगेन निशान केमिकल जापान से भारत में लेकर हम आए हैं। किरारी एमिसल्बुरान 20%, ये लेट ब्लाइट के लिए जो है पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित और CIB रजिस्टर्ड दवाई है किरारी। किरारी का जो काम करने का तरीका है वो हम आपको बताते हैं। इसका जैसे इस्तेमाल करेंगे आप, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ड्राइनेस इम्पैक्ट है, पत्ती को एकदम से सुखा देगा। चूँकि फफूंद जो है नमी में सांस लेता है, अगर नमी ख़त्म हो जाएगी तो उसको सांस नहीं मिलेगा और वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। जब आप किरारी डालेंगे इस तरह से, ये देखिए आप देख सकते हैं पत्तियों पे बीमारी किस तरह से चल रही है। पत्ती इस तरह से हो जाएगी आपकी, किरारी लगाएंगे तो पत्ती एकदम से कुरकुरी हो जाएगी। आप उसको हाथ में पकड़ के देखेंगे तो फटाक से पत्ती टूट जाएगी। अगर पत्ती गीली गीली रह रही है तो समझ जाइए बीमारी चल रही है, बीमारी रुकी नहीं है। अगर पत्ती आप तोड़ रहे हैं और वहीं पे सूख गई है, पूरी तरह से ड्राई हो गई है, तो बीमारी आपके नियंत्रण में आ चुकी है। ये किरारी के रिजल्ट हैं, जहाँ पे किरारी लगा है और नहीं लगा है आप देख सकते हैं। इसमें स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा पीछे के एरिया में, यहाँ पर फफूंद जो है पत्ती के ऊपर दिख रहा है, पत्ती को उल्टा करके दिखाया गया है। तो आपकी जो बीमारी है वो बढ़ रही है आगे, जबकि दूसरी जो है प्लांट जिसमें किरारी लगा हुआ है उसमें एकदम से ड्राई हो गया है, काला हो गया है। तो दूर से पता चल रहा है कि बीमारी रुक चुकी है। ये देखिए इसमें भी आपका जो है एक में बीमारी चल रही है, वाइट से स्पोर आपको दिख रहे हैं, दूसरी बिल्कुल काली हो चुकी है। तो बीमारी आपकी रुक जाती है किरारी डालने से। ये देखिए जहाँ पे किरारी लगा है और नहीं लगाया, आप अंतर आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि किरारी आपके खेत में कितनी सेविंग कर सकता है। ये किसान है एक, बहुत नाराज़ थे हमसे, बोले आपके किरारी ने कोई काम नहीं है किया। तो हम लोगों को लेके गए, हमने कहा आज गांव में जा रहे हैं, आज तो पक्का पिटाई होने वाली है। तो गांव में गए तो बताया कि किरारी जो है काम नहीं किया। तो वो हमने कहा भाई हम तो पता है किरारी काम करती है। फिर अपने खेत में लेके गए, बोले हम तो आपको बहाने से लेकर आए हैं, वैसे तो आप आते नहीं। बोले हम आपको दिखाते हैं कि किरारी का रिजल्ट क्या है, किरारी ने हमारे खेत में क्या किया है। बोले ये हमारे लेबर ने 2 लाइनें छोड़ दी थी जिसमें दवाई नहीं डाली है, पूरे खेत में डाली, बस 2 बीच की लाइनें छूट गई हैं। तो आप देख सकते हैं जो 2 लाइनें छूट गई उन्हीं में खेल ख़त्म हो गया और बाकी में बचा हुआ एक किरारी का चमत्कार है। तो इसका जो डोज है किरारी का वो 200 ml है और बीमारी आने की शुरुआती अवस्था में ही आपको इसका उपयोग करना है, क्योंकि जिस दिन आपको बीमारी दिखती है वो 70% फैल चुकी होती है। किसान सोचते हैं एक खेत में है, एक पौधे में है, लेकिन वो पूरे प्लांट में पूरी जगह पे पत्तियों पे आ चुकी होती है। तो स्टार्टिंग में ही इसका उपयोग आपको कर देना है। CIB अप्रूव्ड है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ड्रोन से भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उस समय ठंड का टाइम होता है, आलू घुसने में दिक्कत होती है, तो ड्रोन भी अवेलेबल है। आपको ड्रोन चाहिए तो ड्रोन से भी हम स्प्रे करा सकते हैं आपके खेतों में। बाकी आलू फुलाने के लिए धानुका का एक और उत्पाद है जिसका नाम है मैक्सील्ड। ये लगभग 70-80 दिन की अवस्था में जब अगर आलू में आपको अच्छा आलू चाहिए, एक समान आलू चाहिए, तो उसके लिए आप मैक्सील्ड का उपयोग 250 से 300 ml 1 एकड़ की दर से आप उपयोग कर सकते हैं। धानुका ने कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है जो कि लेट ब्लाइट को प्रभावी तरह से नियंत्रित करता है और उसका डोज क्या है? हाँ जी, बहुत सारे हाथ उठे हैं। किरारी और डोज क्या है? 200 ml। 200 ml बिल्कुल सही बताया है। 200 ml 1 एकड़ में है, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बीमारी दिखने की शुरुआती अवस्था में ही आपको किरारी का उपयोग करना है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन अपने KBK में कराया है। और ग्रीन टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार धानुका के साथ मिलके जगह जगह पर इस तरह के जो अभियान हम लोग चला रहे हैं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए। ज्ञान केंद्र लगातार प्रोग्राम एक 30 तारीख का भी लगा हुआ है, अभी 2 दिन पहले भी एक प्रोग्राम हुआ है और 30 तारीख में भी हमारे किसान बंधुओं को आना है
साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी हुई सभी महिलाओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ऐसे भी किसान बंधु मौजूद हैं जो मशरूम का प्रशिक्षण हम लोगों के यहाँ से लिया है, तो उनको भी प्रमाण पत्र का वितरण यहाँ आज हम लोग करेंगे। और ग्रीन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगरा में मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा प्रोग्राम है और कृषि विज्ञान केंद्र पे ये दूसरा कार्यक्रम ग्रीन टीवी के द्वारा आयोजित किया गया है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर का भी बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी किसान बंधु पहुंच भी गए हैं ट्रैक्टर के पास जानकारी लेने के लिए। इसके अलावा धानुका तो जानते ही हैं आप लोग, ज़्यादातर जितने उत्पाद हैं सारे बहुत अच्छे उत्पाद छपे हैं जर्नल्स में। तो मुख्य रूप से जो हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वो आलू की जो चर्चा है उसके ऊपर जुड़े हैं। और जनपद आगरा में 75,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसान बंधु आलू कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कैश क्रॉप के रूप में करते हैं और लाभ भी काफ़ी सारा होता है। लेकिन ये देखने में आता है कि जितना अच्छा लाभ जो फसल दे रही है या जितनी अच्छी उसमें लागत लग रही है तो उसमें उतनी से ज़्यादा समस्याएं भी हैं। आलू में आपने देखा होगा कोई अवस्था ऐसी नहीं है जहाँ पे समस्या नहीं जुड़ी हुई है। अभी डॉक्टर संदीप सिंह ने बताया कि मिट्टी की जांच जरूरी है अगर आप आलू की खेती करना चाहते हैं। तो बेस जो है वो मिट्टी की जांच से ही शुरू होता है। बहुत बढ़िया ढंग से मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करें। सैंपल इकट्ठा करने के बाद में उसकी मिट्टी की जांच कराएं। जांच कराने के उपरांत जो भी आपके जो फर्टिलाइज़र या जो भी हमें उर्वरकों का प्रयोग करना है उनको बिल्कुल सही मात्रा में उपयोगित करना चाहिए अगर आपको अच्छी आलू की फसल लेनी है। इसके अलावा फिर उसमें बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, रोग आने शुरू हो जाएंगे, कीट लगने शुरू हो जाएंगे, बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी। और 2-3 साल से देखने में आ रहा है कि कॉमन स्कैब जो आप लोग जिसको चेचक बोलते हैं वो पूरे जनपद में फैलता चला जा रहा है। और उसके कारण जो है वो सबसे मुख्य कारण है वो किसान की थोड़ी सी लापरवाही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे किसान बंधु अगर आलू की खेती करना चाहते हैं तो बीज का बार बार मेरे द्वारा कहा जाता है कि बहुत गुणवत्ता युक्त बीज का चयन करें। अगर नया बीज आपको उपलब्ध हो जाए तो नया बीज लें, अन्यथा आपको बीज के बारे में ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो बीज मैं बाज़ार से लेने जा रहा हूँ वो कितनी बार बोया जा चुका है। ऐसा भी किसान बंधु ही किसान बंधु के साथ में करते हैं कि उस बीज को 4-5 बार खुद बो लिया और बता दिया कि मैं पिछले साल ही नया लेकर के आया था और उसको उसने दूसरे किसान को दे दिया। तो ये सब अभी एक फ़ोन कॉल आ रहा है मेरे पास में, एक किसान बंधु को उन्हीं के किसी रिश्तेदार ने आलू का बीज दिया है और वो पूरी आलू की फसल लगभग 30-35 दिन की उनकी हो गई है और 35 दिन के बाद भी उसमें 15 से 20% तक ही अंकुरण हुआ है। अगर वो आलू खोद करके देख रहे हैं तो उसमें अंकुरण है ही नहीं आलू में। और उनके खास रिश्तेदार के द्वारा दिया गया। वो पूछ रहे साहब मुझे इसमें क्या करना है। मैंने कहा आप शिकायत कर दीजिए उसकी। और उन्होंने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया अपने खेत पर। तो ये सब चीज़ें, इसलिए आलू की अगर खेती करना चाहते हैं किसान बंधु पूरी तकनीकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 2 लाख रुपए आपके 1 हेक्टेयर में लगने जा रहे हैं। और 2 लाख रुपए अगर आप किसी पे भी लागत लगाने जा रहे हैं और किसी फसल में इतना खर्चा नहीं आता है, तो आपको बढ़िया ढंग से आलू के खेती के लिए पूरी तकनीकी जानकारी लें। आलू के बीज का चयन मेरे द्वारा हमेशा बताया जाता है कि अब जो फसल बोई गई है उस खेत की निगरानी करें और उसको देखते हुए चलें कि हमारा जो आलू है, हमारा जो जिससे हम बीज लेने जा रहे हैं उसकी फसल कैसी चल रही है। अभी अमित जी ने बहुत सारी बीमारियां बताई है ना। ये सारी बीमारियां अगर आप उस खेत में आ गई तो वो आलू के अंदर बैठी रहती हैं। अगर कॉमन ब्लैक स्कर्फ आ गया तो चेचक के रूप में बैठा होगा आलू के ऊपर। अगले साल उस बीज को आप बोएंगे तो आपकी फसल में आ जाएगा। सॉफ्ट रॉट के बारे में बता रहे हैं, वो भी रोग आ जाएगा। फ्यूजेरियम रॉट है वो भी आ जाएगा। झुलसा रोग है, अगर आलू में अगेती पछेती झुलसा आया है और ऐसा बीज आपने खरीद लिया तो कंदीय झुलसा के रूप में आपके खेत में झुलसा पहले से मौजूद रहेगा। जब आपकी आलू की फसल उगेगी और उसके कुछ समय बाद जैसे ही वातावरण अनुकूल होगा,
आपकी फसल की अवस्था अनुकूल होगी, उसी समय वो लक्षण आपके आलू के अंदर आ जाएंगे। गाय भैंस आप लोग खरीदते हैं, आपने देखा होगा, अगर दूध वाली भैंस है तो 2-4 दिन वहाँ रह करके उसका दूध निकाल के आप देखेंगे कि ये कम से कम दे रही है, कहीं किसान ने इसको रोक तो नहीं रखा है। लेकिन आलू के बीज में जहाँ से मिल जाए, जैसे मिल जाए वैसा आप लोग खरीद लेते हैं, उसके बाद में समस्याएं आती हैं। तो इसलिए इस साल ध्यान रखें, अगर आपको आलू की खेती अगले साल करनी है तो खेत की पहचान करे रखें। कोई अड़ोसी पड़ोसी किसी का खेत बहुत अच्छा होता है ना, जैसे अभी उत्पाद बताया, किरारी लगा रखी है, आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर आपने ऐसे खेत का बीज ले लिया जिसमें किसी किसान बंधु ने ये उत्पाद लगाया है, तो रोग आप उस फसल में होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो उसका जो बीज आपका तैयार होगा वो आपके लिए उत्तम होगा और आपकी फसल जो है गुणवत्ता युक्त होगी। तो इसलिए ऐसे खेत की पहचान करके रखें, ऐसे व्यक्ति को देखते रहें जिसके पास में अच्छी आलू की फसल, वहाँ से आप उससे, उस समय आलू भी बहुत सस्ता होगा और उस समय आप उसके आलू को वहाँ से ले लें। और जो आलू का बीज होता है वो कोल्ड में रखने से पहले भी उपचारित किया जाता है। जितनी भी हमारी जो CPRI सेंटर है, जो हमारा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या जो भी संस्थान आलू का उत्पादन कर रहा है, वो क्या करता है, जो भी बीज है या जो भी उत्पाद तैयार होता है उसको प्रिजर्व करके रखता है, उसको सुरक्षित करके रखता है, और वो क्या करता है, उस आलू के बीज को उपचार करके कोल्ड में रख देता है। अब बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो वहाँ विकसित होंगी नहीं। अब आपकी बहुत अच्छी बोरी रखी हुई है, किसी पड़ोसी के में रोग था, आपने वो बोरी ले जा करके वहीं की वहीं रख दी, तो संक्रमण फैल जाता है आलू की। इसीलिए कहा जाता है कि आलू के बीज को जब भी आप बोने जाएं तो उसको उपचारित करना चाहिए। और उपचार की तरीका, अब यहाँ से तो बीज का आपने चयन कर लिया, आपने अगर उपचारित करके रखा बहुत बढ़िया, नहीं रख पाए तो भी अगर आपका, एक तो वहाँ उस समय बीज आपको सस्ता मिलेगा, दूसरा आपको ये पता होगी कि ये जो आलू का बीज, बहुत सारे किसान बंधु हैं हमारे, कोई पंजाब से लेकर के आया है, कोई बाहर से लेकर के आया है, यहाँ भी कई किसान हमारे मौजूद हैं जिनको नया आलू बीज मिला है CPRI से। आप उसकी निगरानी रखें कि भाई ऐसा है, जो F1 हमारी आ रही है या ब्रीडर उसको मिला है तो F1 जनरेशन है या F2 है, तो भाई मुझे जो है 50 क्विंटल बीज इसमें से दे देना। क्योंकि जब 50 क्विंटल कोई आलू 1 हेक्टेयर में बोया जाता है तो उससे 300-400 क्विंटल आपको मिलता है, यानी कि वो आलू बीज आप कम से कम 7-8 किसानों को या 7-8 हेक्टेयर में बोने के लिए दे सकते हैं। और बहुत बढ़िया बात है, जो आलू बीज जो होता है वो राष्ट्रीय संपत्ति होती है। अगर बहुत सारी बातें होती हैं, अगर पूरा बीज खत्म हो जाए आलू का तो फिर कहाँ से बोओगे। और आलू के बारे में तो ये कहा जाता है कि आलू की जो फसल थी हमारी, वो बाइबल के अंदर नहीं लिखी हुई थी, तो उसको पाप की फसल कहा जाता था। आलू की फसल कोई बो नहीं सकता था किसी जमाने में, है ना। और उसके बाद में जब जिस व्यक्ति ने शुरुआत करी आलू की, तो उसको कोई खाना पसंद नहीं करता था कि ये कहाँ से क्या चीज़ है, क्यों खाया जाए, कहीं मर तो नहीं जाएंगे इसको खाने के लिए, और कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो उसने क्या किया, एक चौकीदार वहाँ रख दिया, और अब मान लो कहीं कोई खाली प्लॉट पड़ा हो, उस पर 2 सिपाही बैठे रहे रोजाना, तो आदमी की जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाएगी कि पता नहीं इसमें क्या रखा हुआ है, 2 आदमी चौकीदारी कर रहे हैं। तो उसने चौकीदार रखा, जिससे लोगों के अंदर एक भावना ऐसी पैदा हुई कि ऐसी कौन सी फसल हो रही है कि यहाँ चौकीदार रखा हुआ है। उसकी पाप की फसल कहा जाता था। और आज पूरा जो आलू है वो हम लोग पूरे के पूरे आलू पे निर्भर हो गए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है पूरे विश्व में जो आलू को पसंद नहीं करता हो। खैर, आइए बात, सबसे पहले बीज का आपको बहुत अच्छा चयन करना है। बीज आपका बहुत बढ़िया हो गया, कोल्ड में रख दिया। अब आपको आलू की फसल जब बोनी है तो मिट्टी की जांच आपने करा ली। मिट्टी की जांच कराने के बाद में आपने जो जो फर्टिलाइज़र हैं वो उसमें डालने हैं। और सबसे बड़ी गलती किसान यहीं कर देता है। जितने भी हमारे फर्टिलाइज़र हैं उसमें DAP चाहिए, यूरिया चाहिए, MOP चाहिए, सल्फर चाहिए, जिंक चाहिए। 17 हमारे तत्व हैं, जिसमें से 3 हवा से मिल गए तो वो तो मिल ही रहे हैं, बाकी सारे के सारे गोल हो गए पूरे के पूरे। इसके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास में ब्लैक गोल्ड है, या जिसको गाय का गोबर या भैंस का गोबर या जो FYM कहलाती है, वो कहीं भी सब गायब है, नदारत है आपके खेत।
जो चीज़ हमारे घर में मौजूद है उसके कंडे बना के थाप दिए, जला लिए, या हमने क्या किया, उसको बेच दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है आलू की फसल में कि आपको गोबर की खाद जरूर बनानी है, वो भी गड्ढे में बनानी है। गड्ढे में क्यों कहा जाता है? जब गड्ढे में हम बंद कर देते हैं, मिट्टी से बंद कर देते हैं, तो एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, यानी कि जीवाणु रहित वो खाद बनेगी, आपकी ऑक्सीजन बगैर खाद बनेगी। तो बैक्टीरिया अगर आपने गड्ढे में बंद कर दिया है और अगर गड्ढे को खोलेंगे तो आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते, इतना गर्म हो जाता है पूरा का। वो वाली खाद आपको चाहिए, सड़क के किनारे वाली नहीं चाहिए। बारिश हो गई, उसमें से सब बह आ गया और सब आपने कूड़ा मिट्टी है वो सारी की सारी बूंदी वो खेत में डाल दी, 4 ट्रॉली डाली है, 3 ट्रॉली डाली है, परिणाम नहीं आएंगे। कम से कम 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है, तब आप DAP MOP और इसके ऊपर जाइए। अब हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, हम कहते हैं कि जो है नेचुरल फार्मिंग करिए, उसमें तो कहीं DAP नहीं है, उसमें कहीं सल्फर नहीं है, कहीं जिंक नहीं है। सारा का सारा जो हमारे पौधे, हमारे जो तने हैं, हमारे जो पत्तियां हैं, उनमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर सब मौजूद है। वही हमने क्या किया, जानवर को खिला दिया। जानवर के गोबर में सारे तत्व हमारे लौट करके आ गए, वो हमने खेत में डाल दिया। तो यही तो खेती थी। अब गोबर जो है आया ही नहीं लौट करके। अगर अच्छी खेती करनी है तो हमें सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से 20 टन डालनी है। हम बहुत सारी रूट वाली बात कर रहे हैं, जड़ें बढ़ेंगी, ये बढ़ेंगी, जड़ें बढ़ेंगी कहाँ से? तो DAP MOP और इनसे नहीं बढ़ रही हैं, आपको तो वही गोबर की सड़ी हुई खाद से बढ़े। अगर अच्छी मात्रा में सारे तत्व मौजूद होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट में 8 हैं, वो कहीं से डलते ही नहीं है, जमीन के अंदर मौजूद है हमारे, या हमारी गोबर की खाद से लौट करके आते हैं, क्योंकि वो पौधा ले लेगा उसको। जब पौधा ले लेगा, पत्तियों में, तने में, सब में आ जाएगा, उसको जानवर खाएगा, उसको लौटा देगा हमको। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। फर्टिलाइजर में मिट्टी की जांच कराएं, मिट्टी की जांच कराने के बाद में सड़ी गोबर की खाद 15 से 20 टन डालें, तब आप DAP MOP और यूरिया की बात करें। बहुत सारे रोग हमारी, अब जब हमने बोया उससे पहले एक चीज़ और है, अब आपको आलू का बीज लाना है, आलू के बीज को आपने उपचारित करना है, और उपचारित करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आलू के बीज की धुलाई करना। अभी कोई कपड़े धोने की बात करे तो स्प्रे मार के और काम खत्म कर लो, धुल गए कपड़े। ऐसा होता है कहीं? आपको डिप करना है उसको 5-7 मिनट आलू के बीज को। ये सारी गलतियां हैं जो किसान बंधु कर रहे हैं, और उसको पूरी फसल के साथ झेलते हैं पूरे अंत तक। और फिर साहब कॉमन स्कैब आ गई, पहचान नहीं है ना? ऐसा आलू आ गया जिसको कॉमन स्कैब है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा कॉमन स्कैब आपके आलू के अंदर मौजूद रहती है। वो तो ये अच्छा है कि वो आलू अगर हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता, है तो बैक्टीरिया ही उसमें। जब काटेंगे, छीलेंगे, उबालेंगे तो जाएगा शरीर के अंदर, है ना? और हमारे अंदर रहते भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे शरीर के अंदर रहते हैं। बहुत सारी कंपनियां विज्ञापन करती हैं कि ऐसा साबुन है 100% कीटाणु मार देगा शरीर पे। करती हैं कि नहीं करती हैं? अरे तो 100% कीटाणु मार दोगे तो जो लड़ने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? कोई भी स्किन, कोई भी हमारी जो त्वचा है, वो कभी भी 100% जो कीटाणु अगर मर जाएंगे तो जो इन्फेक्शन है वो हमारे शरीर में घुस जाएगा। ऐसे ही आलू का है। आलू के अंदर अगर कॉमन स्कैब बीमारी है या हमारी ब्लैक स्कर्फ है। अब जड़ वाली बात, काली वाली जड़ वाली बात पे आते हैं। अगर कॉमन स्कैब, अगर ब्लैक स्कर्फ है, जो चेचक जिसे आप बोलते हैं, जो नाखून से छुड़ाने से छूट जाता है, काले जो स्क्लेरोटिया होता है, वो अगर छूट रहा है तो वो ब्लैक स्कर्फ है। आपने आलू बोया, सही ढंग से उपचारित नहीं है, जड़ें काली पड़नी शुरू हो गई, वो फफूंदी विकसित हुई, उसने जड़ें काली करनी शुरू कर दी। एक बीमारी ब्लैक लेग और आती है, जिसको आप अभी बताया गया था कि भाई जड़ें और काली पड़ती हैं, वो बैक्टीरिया से होती है, वो बाद में आएगी। लेकिन आलू के बीज का अगर आपने बढ़िया ढंग से 5-7 मिनट डुबो करके उपचार कर लिया तो आपके आलू की जो ब्लैक स्कर्फ है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, कॉमन स्कैब की जब बात आती है, जिसको आप बड़े बड़े चेचक के निशान, बड़े बड़े दाग होते हैं, उसको
छोड़ देते हैं आलू को या उसको अगर आपने बोया है, तो कॉमन स्कैब बीमारी का सबसे बढ़िया इलाज ये होता है कि आप जब मिट्टी की जांच करा रहे हैं उससे पहले की प्रक्रिया आपको हरी खाद बोनी है खेत में। उससे क्या होगा, पीएच जो है आपके खेत का कम हो जाएगा। आगरा जनपद में 8 से कम पीएच कहीं नहीं है, 8, सवा 8, 8.5। हमारे पास 2000 रिपोर्ट रखी है मिट्टी की जांच की, और उसमें जो हमने 2000 सैंपल किए सब में 8 से ऊपर आ रहा है। और आलू की खेती होती है 5 से 6.5 पीएच पे। तो अगर आप गोबर की खाद उसमें डाल लें तो पीएच कम होगा, या आप हरी खाद की खेती कर रहे हैं उसमें ढैंचा बो दिया आपने तो आपका पीएच मान कम होगा। एक काम तो ये करना है कि आपको पीएच मान कम रखना है। हरी खाद बोनी है, गोबर की खाद डालेंगे तो उससे भी फायदा होगा उसको। दूसरा क्या होना है, अब ये सारे काम तो करे नहीं, फसल तो खेत में है, तो आपको खेत में नमी बना के रखनी है। अगर कॉमन स्कैब से बचत करनी है, सूखने नहीं देना है खेत को। अगर सूखेगा तो कॉमन स्कैब का जो स्पोर है वो काम करना, बैक्टीरिया काम करना शुरू कर देगा। और ये भी प्लस पॉइंट है, अगर आपने 1.5-2 महीने नमी बना के रखी, 1.5 महीने 45 दिन तक नमी बना के रखी, तो 45 दिन के बाद में जो कॉमन स्कैब की स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज है बैक्टीरिया, वो काम करना बंद कर देता है। उसका असर आना आलू के ऊपर बंद हो जाता है, क्योंकि जो आलू है उसकी त्वचा बन जाती है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपकी फसल जो है 15 से 20 दिन की हो गई, और बहुत सारे किसान बंधुओं ने कहा कि साहब उसमें खरपतवार आ रहा है। चौड़ी और सकरी दोनों प्रकार के खरपतवार आलू की फसल में होते हैं। 4 अवस्थाएं, 4 ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा आप खरपतवार को रोक सकते हैं। एक तो ये है कि आलू बोने से पहले ही आपने दवा लगा दी, फ्लुक्लोरोलिन आती है, आपने उसका प्रयोग कर लिया, खेत में 1-1.25 लीटर 1.5 लीटर के करीब खेत में डाल के जुताई कर दी, और आपके आलू में खरपतवार नहीं आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हमने साहब आलू की फसल बो दी, 2-3 दिन हो गए, कौन सी दवा छिड़के, तो पेंडामेथिलीन का आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके, लेकिन उसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि पैर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे वीडियो ऐसे देखने को मिलते हैं कि वो दवा छिड़कता जा रहा है, पैर रखता जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, पैर से उस जगह को तोड़ते जा रहे हैं जहां फिल्म बन रही है पेंडामेथिलीन। आपको या तो साइड में स्प्रे करना है या ऐसे स्प्रे करना है कि आपका पैर नहीं पड़े, उल्टे चलते हुए करें तो बड़े खेत में तो चल नहीं सकते, तो साइड में करिए। दूसरा, जब भी किसी खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है तो कट नोजल लगाया जाता है, और कट नोजल का मतलब ये हो गया कि बौछार जो है आपकी सीधी नाली के अंदर चले, गोल नोजल नहीं लगेगा जो मशीन के साथ लगा हुआ आता है। तो आपने नोजल बदल लिया, उससे क्या होगा, पूरा बौछार होती चलेगी और बचत करते हुए चलते हैं। चूंकि पेंडामेथिलीन स्प्रे कर रहे हैं उस समय तो ये मतलब अंकुरण से पूर्व वाली दवा हो गई। अब आपने कहा कि साहब मैं तो भूल गया, अंकुरण के बाद भी दवा नहीं है, मेरे खेत में तो खरपतवार आ गए। और खेत में अगर नमी है तो मेट्रीविजन आप खूब बढ़िया ढंग से जानते हैं, 70% WP की आती है, उसका घोल बनाइए और उसका स्प्रे करिए। इसके अलावा आपने कहा कि नहीं साहब मैं तो मेरे खेत में जो है चटरी मटरी और अकरी और कई खरपतवार ऐसे हैं जो मर नहीं रहे, तो पैराक्वेट आती है। 3-4 ऐसी अवस्थाएं हैं जहां से आप खरपतवार का नियंत्रण कर लेंगे। क्योंकि आप तो कह रहे हैं मैंने 200 किलो DAP लगाई है, 100 किलो मैंने यूरिया लगाया, लेकिन वहाँ बैठे हैं, अभी इतने लोग बैठे हैं, 40-50 लोग और आ जाए, मालूम पड़ा कि खाना कम पड़ गया, तो वही आलू की स्थिति है। आलू के लिए 200 किलोग्राम हमने DAP डाल रखी है 1 हेक्टेयर में, और मालूम पड़ा वहाँ बहुत सारे खरपतवार भी आ गए, तो वो भी खाएंगे उसी में से खाना। तो हमें खरपतवार का नियंत्रण करना भी जरूरी है, कट नोजल लगा लेना है, और अगर खेत में नमी है तो मेट्रीविजन का प्रयोग करना है, खेत में नमी नहीं है तो आपको पैराक्वेट नाम की दवा का इस्तेमाल करना है, और अगर चटरी मटरी है जो रोक नहीं रही है तो आपको पैराक्वेट का इस्तेमाल कर लेना है। देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें आलू के अंदर बताई, और इससे पहले भी आलू पे पूरी चर्चा हो रही है। मेरे को केवल ये जानकारी बता दीजिए कि जो प्रजातियां आप जानती हैं कौन से आलू से क्या चीज़ बढ़िया बनती है। हमें चिप्स बनाना है जैसे, तो कैसा आलू आप लेंगी? हाँ देखो,
बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियाँ हमारे किसानों को देने के लिए। थैंक यू जी। तो सर ने जैसा कहा कि चिप्स बनाने के लिए कौन सा आलू चाहिए होता है, चिप्स होना चाहिए होता है, मूल्य संवर्धन करके हम मतलब आलू की फसल को हम लेते हैं, उत्पादन करते हैं और उसके बाद आलू से कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसे मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो मूल्य संवर्धन करके आप कैसे अपने मुनाफे में इजाफा कर सकते हैं, इसके बारे में और विस्तार से जानकारियाँ देने के लिए मैं एक और हमारी खास मेहमान हैं जिनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। पहले मैम का स्वागत करूँगी। दीप्ति सिंह हैं, SMS होम साइंस KV के बिजपुरी से। मैम प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद में इस विषय पर जानकारी भी हमारे किसानों को दें। आप सभी का सभागार में बहुत बहुत स्वागत है और सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसा कि बात हो रही है आलू के बारे में ही हम लोग टॉपिक चल रहा है। सबने आलू के उत्पादन की बात कर ली, कटाई की बात कर ली, सब हो गया। लेकिन जो लास्ट काम आता है किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन, उगा लिया कर लिया, लेकिन सबसे जो लास्ट बात आती है कि आप उसको अगर खाएंगे ही नहीं तो उगा किस लिए रहे हैं। आप बेच रहे हैं या जो कंपनी आपसे ले रही है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि वो कंपनी एक प्रोडक्ट बना के बाज़ार में बेच रही है। और किस लिए बेच रही है, ताकि हम और आप, आलू आपने उगाया, आपने ही कंपनीज को बेचा या आप जिसको भी बेच रहे हैं, क्या किस लिए बेचते हैं, आलू से आपने पैसे ले लिए, वो कंपनी वही सामान बनाकर आपको वापस से बेच रही है और पैसे ले रही है। तो बात कहाँ आ गई, बात आ गई कि जो भी चीज़ आपने उत्पादित किया उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद कर सकें और उससे मुनाफा प्राप्त कर सकें। ये दोनों के लिए ही है, चाहे वो महिला किसान हो चाहे वो पुरुष किसान हो। खाद्यान्न की सबसे बड़ी बात आती है कि खाद्यान्न उत्पादन, उसका भंडारण, उसकी कटाई, आप सब कीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जा सके। आप उत्पादन कर रहे हैं, यदि उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं तो उसको कौन लेगा। तो इसी क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो आलू पे जैसे कि चर्चा चल रही है, आलू एक ऐसी खाद्यान्न फसल है हमारी जो कि अगर बात क्या करी जाए तो 5 प्रमुख खाद्यान्न फसलों में एक मानी जाती है। क्योंकि सभी को पता है ज़्यादातर सब्जियों में आलू का मिला होना, हम कहते हैं ना आलू के साथ कुछ भी बना सकते हैं, अगर घर में कुछ नहीं है तो भी हम आलू का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आलू एक ऐसी सब्जी है जो कि 5 प्रमुख खाद्यान्नों में मानी जाती है और ज़्यादा स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। अभी सारे कह रहे थे कि आलू ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है, कोई ऐसा 1-2 मिल जाए जिसको आलू ना पसंद हो। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए आलू का सेवन किया जाता है, बच्चों के टिफ़िन में या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं। अगर आज के परिवेश को देखते जाएं तो भी आलू के बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो बाज़ार में बना के बेचे जा रहे हैं। आलू हम खा रहे हैं, लेकिन आलू के बारे में क्या आपको ये पता है कि उसमें कितना, कौन सा पोषक तत्व मिलता है, कितना खाने से हम आलू खा रहे हैं, हम कोई भी खाद्यान्न खा रहे हैं, उसको खाने से हमारे शरीर को क्या मिल रहा है, कभी हमने इस बारे में विचार नहीं किया है। आलू रोज़ खाते हैं, प्रतिदिन हर सब्जी में एक बार आलू रहता ही रहता है, लेकिन उसका पोषण मान शायद ही हम में से किसी को पता हो। आप यदि 100 ग्राम आलू खा रहे हैं तो उससे जो आपको मिलने वाला आलू के अंदर जो मेन पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है वो लगभग 22.6 ग्राम पाया जाता है। कभी हमने इस चीज़ के बारे में चर्चा नहीं करी। मतलब अगर आपने 100 ग्राम आलू खाया है तो आपको 22.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसी तरीके से लगभग 1.6 ग्राम प्रोटीन, 0.01 ग्राम फैट, मतलब आप अगर बात करें तो वसा नहीं है, ना के बराबर मानते हैं। इसी की बात करें मिनरल्स शरीर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व आता है। मिनरल्स और विटामिन, कहते हैं ना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको खनिज तत्व और विटामिन्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको बता दूं विटामिन सी लगभग अगर आपने 100 ग्राम आलू खाया है तो आपको 7 मिलीग्राम्स
आपको विटामिन सी मिलता है। 100 ग्राम आलू खाने का बाद का कंजम्पशन है ये। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपके कैरोटीन्स लगभग 24 मिलीग्राम और नियासिन विटामिन B6 लगभग 1.2 मिलीग्राम 100 ग्राम आलू को खाने से मिलता है। ये पोषण मान है कि आपने 100 ग्राम आलू खाया तो आपको क्या चीज़ कितनी मिली। अब बात करते हैं कि आलू खाना कितना चाहिए। एक दिन में आलू की जो मात्रा है वो पुरुषों के लिए लगभग 100 ग्राम प्रतिदिन। सब्जियों की रिक्वायरमेंट एक वयस्क के लिए 300 ग्राम होती है एक दिन में लगभग। और इसी में अगर हम आलू की बात करें 300 ग्राम में हमारी पूरी सब्जियां आती हैं। और इसमें जो आलू का प्रोपोर्शन है लाइक कि आप कितना ट्यूबर कंद वाली सब्जियां कितनी खा सकते हैं, तो वो 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से पुरुषों के लिए और लगभग 80 से 85 ग्राम्स महिलाओं के लिए मानी जाती है कि इतना आपको कंज्यूम करना चाहिए। इसको ये एक दृष्टिकोण से माना जाता है कि एक स्वस्थ दृष्टिकोण से हम इतना खा सकते हैं। क्यों खाना चाहिए आलू? आलू में ऐसे बहुत से गुण हैं। देखिए, एक तो अभी बहुत सी रिसर्च से ये भी पाया गया है कि इसमें एंटी कैंसरस गुण भी पाए जाते हैं। साथ में आलू में एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी जो ये त्वचा पे जो झुर्रियाँ आ रही हैं या इस तरीके की चीज़ों को जो बाहर से चीज़ें हमारे शरीर को इफ़ेक्ट कर रही हैं उनसे लड़ने में मदद करता है। आलू के वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो आलू का वैल्यू एडिशन क्यों किया जाए? आप जो बेचते हैं एक नॉर्मल रेट पे सभी को बेच देते हैं, लेकिन वही चीज़ बाज़ार में एक पैकेट में 5 रुपए का चिप्स बना के आपको मुश्किल से 3 या 4 चिप्स होते हैं और वो प्रोडक्ट आप ही को बेचता है, आप ही से आलू लेता है, प्रोडक्ट बनाता है और 5 रुपए में आपको पैकेट बेच देता है जिसमें मुश्किल से 4 या 5 पीस निकलते हैं। तो वो ले तो आप ही से रहा है, तो हम बच्चे को क्या खिला रहे हैं? प्रोसेस्ड फूड खिला रहे हैं सबसे बड़ी बात। तो उससे अच्छा है, मेरा मानना है कि इसको घर पे बना के खुद अपने घर पे बना के इसे कंज्यूम किया जाए और कोशिश करी जाए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए कि होममेड फूड खिलाया जाए। आलू से क्या क्या बन सकता है? अभी तो चिप्स पापड़ तक तो ज़्यादातर महिलाओं को पता है कि चिप्स बना लेती होंगी, पापड़ बना लेती होंगी, लेकिन आलू का स्टार्च निकाल कर, आलू जब काटते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद भाग निकलता है ना, कुछ ऐसे तरल सा होता है सफ़ेद सफ़ेद, ज़्यादा देर आप रख दीजिए तो वो स्टार्च होता है आलू का। आलू का स्टार्च निकाल के उसको प्रिजर्व करके संरक्षित करके उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके साथ ही आलू के जो छिलके होते हैं आप सब फेंक देते हैं। आलू के छिलकों का प्रयोग बेकरी, जो बिस्किट वगैरह बनते हैं ना, बिस्किट हैं, आप लोग के बच्चे लाते होंगे, केक्स लाते होंगे, मफ़िन्स बनते हैं, आलू के छिलकों का प्रयोग उसमें किया जा रहा है। आलू का आटा बनाकर उसका प्रयोग बड़े बड़े होटलों में, बेकरी इंडस्ट्रीज़ में, अदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आलू के आटे का प्रयोग करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। आलू के आटे का प्रयोग हमारे लिए ये रहता है कि आलू के आटे का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप बात करें तो नूडल्स जो बनती है, अभी कुछ ऐसे तत्व आए, मतलब प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें आलू के आटे को डाल के बाइंडिंग में मदद करी जाती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आलू के बनाई जा रही है। आप चिप्स खाते ही हैं, इसके बाद फ्रेंच फ्राई, स्माइलीज़ या अदर चिप्स, आपको बताऊं प्रिजर्व वाटर, ब्राइन वाटर में भी आलू को प्रिजर्व किया जा रहा है लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए। देखिए सीधी सी बात है, आलू जब के खेतों से कट के आता है तो उसकी नमी ज़्यादा होती है, उसको ख़राब जल्दी होता है वो, क्योंकि देखिए जिस भी सब्जी में नमी ज़्यादा होगी उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक लंबे समय तक आप उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, फिर उसके बाद उसको निकाल के बेचते हैं, ठीक है, लेकिन
कुछ अभी किसान करते भी हैं कि हम लोग कुछ आलू अपने घरों के इस्तेमाल के लिए लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताज़ा आलू जो आया, आपने सब्जी बना ली, आप कोई घर में बच्चों के लिए चिप्स है, पापड़ है, या और भी कोई चीज़, फ्रेंच फ्राई आप अपने घर पे बना के कर सकते हैं इस्तेमाल, तो वो हमने ताज़े आलू का इस्तेमाल कर लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में आलू को सुखाकर उसका आटा बनाकर प्रयोग करना, आलू के स्टार्च को निकालकर उसको बाज़ार में बेचना। स्टार्च का प्रयोग किस में कर रहे हैं? जितना भी मार्केट में सूप अवेलेबल है उसमें स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। आप जब भी पकाएंगे तो गाढ़ा बनता है, कभी गौर करिएगा ये चीज़, वो गाढ़ापन वो स्टार्च ही वजह से आता है। बड़े बड़े होटलों में ग्रेवी के लिए इस्तेमाल के लिए जो सब्जी बनती है उसमें गाढ़ापन लाने के लिए भी स्टार्च का या आलू के आटे का प्रयोग किया जा रहा है कि जो सब्जी की ग्रेवी है वो गाढ़ी है, तो वो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। आपने आटा बना दिया, आपको ये नहीं पता है कि उसको हमें कहाँ पे जाके बेचना है। साथ में मफ़िन्स जितनी भी बेकरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये बिस्किट बनाती हैं, केक बनाती हैं, पैनकेक्स बनाती हैं, आलू का आटा आप आराम से वहाँ बेच सकते हैं। साथ में आलू के छिलकों का भी पाउडर बना के ड्राई करके सेल आउट किया जा रहा है। आप घर में जितने भी उत्पाद तैयार करते हैं, आलू के आटे को बाइंडिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप बेसन की पकौड़ी या कुछ भी इस तरीके का बनाते हैं तो डालते हैं ना कि बंध नहीं रहा है वो चीज़। कुछ लोग चावल के आटे का प्रयोग करते हैं, कुछ मैदे का इस्तेमाल करते हैं, तो हम आलू के आटे का भी प्रयोग उस जगह कर सकते हैं उसके बंधने के लिए। साथ में अगर हम बात करें बच्चों के फूड, बच्चों के बेबी फूड बनते हैं, उसमें भी हम आलू का प्रयोग कर सकते हैं। कुपोषण के लिए सबसे जो बच्चे 6 महीने से जब ऊपर के हो जाते हैं तो हम कहते हैं शिशु आहार उनको देना चाहिए। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं ज़्यादातर घरों में मैश्ड आलू देने का कारण ही यही होता है कि उसको वो पूरा पोषण मिलता रहे, साथ में म्यूटेशन ना हो किसी तरीके का। अगर आपने हाई फाइबर खिला दिया तो बच्चे को लूज मोशन या डायरिया जैसे इशू आते हैं। कुछ बच्चे उस चीज़ को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो भी दिक्कत आता है। तो जो आलू का काम है बच्चे को देता है तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के साथ किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं देता। हाँ, कुछ केसेस में प्रोटीन के केस में कि आलू में जो प्रोटीन पाया जा रहा है कुछ बच्चों को उनसे एलर्जी होती है, वो स्पेसिफिक केस होता है, वो सभी के लिए नहीं है कि कोई खाएगा तो उसको हो ही जाएगा। आलू से इस तरीके के अगर आप बात करें, फ्रोज़न आलू, आपका चिप्स, पापड़, फ्रेंच फ्राइज़, आपके इमोजीज, स्माइलीज़ बन के मार्केट में बच्चों के लिए जिसको आप घर पे ला के तल के बच्चों को अपने देते हैं, चिप्स, तो ये चीज़ें आप अपने घर में बना सकते हैं। नूडल्स के बाइंडिंग में प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूँ, सिर्फ वैल्यू एडिशन ही नहीं, स्किन ट्रीटमेंट यानी ब्यूटी के क्षेत्र में भी आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। आलू में कैरोटीन जिस मात्रा में पाया जाता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा के लिए। आप सुनते भी होंगे साथ भी, ख़ास तौर पे महिलाएं, कि दाग धब्बे हैं तो आलू घिस के लगा लो, आलू का छिलका पीस के पेस्ट बना के लगा लो। कारण क्या है? सिर्फ एक वैल्यू एडिशन, मतलब खाने के साथ साथ आपकी त्वचा के लिए भी आलू उतना ही फ़ायदेमंद है। तो इसलिए आलू के पूर्ण भाग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। में लगभग कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है? 100 ग्राम आलू खाएंगे तो कितने ग्राम प्रोटीन मिलेगा? 1.6 ग्राम। गुड। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम के वैसे अंतिम पड़ाव पर हैं और समय निकालकर हमारे बीच हमारे खास मेहमान पहुंचे हैं। पीके मिश्रा सर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, आगरा, उत्तर प्रदेश से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एक बार ज़ोरदार तालियां सर के स्वागत में बजा दें। हमने फसलों की बात की, हमने खाद उर्वरकों की बात की, और एक और महत्वपूर्ण विषय होता है मशीनरी के अलावा, खाद उर्वरकों के अलावा, मिट्टी की जांच के अलावा, मिट्टी के स्वास्थ्य के अलावा, वो क्या है जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उनकी आजीविका को चलाने में? पशुधन। तो चलिए इस विषय पर भी रोशनी डालते हैं। और
पशुधन के विषय में जानकारी देने के लिए, इस विषय के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सर, साइंटिस्ट एनिमल साइंस, KVK बिशपुरी, आगरा, उत्तर प्रदेश से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और इस विषय पर संक्षिप्त में प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी का कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है, विशेषकर पशुपालक माता बहनों एवं हमारे किसान भाइयों। देखिए, जहाँ खेती किसानी की बात शुरू होती है वहाँ किसी न किसी रूप में पशुओं का विशेष योगदान है। इससे मेरा मानना है कि आप सभी किसान भाई अवगत होंगे। देखिए, जो खाद और फसलों की बहुत अच्छी बात चली, यहाँ पर अगर जो टॉपिक है, जहाँ प्राकृतिक खेती की बात करें या वर्षों पूर्व की बात करें, वहाँ खेती में योगदान जो था वो पशुओं का था। और निरंतर अगर बात करें तो हम लोग क्या है, एक तरह से एक कहावत भी है कि एक संपूर्ण कृषक वो है जो खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करता है। क्योंकि पशु जो हैं वो ऐसे जीव हैं जो फसलों के जो अवशेष हैं उनको बहुत कम समय में, फसलों के अवशेष को बहुत कम समय में खाद बना के जो है आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि समय का बदलाव हो रहा है। जब समय का बदलाव होता है, मौसम का बदलाव होता है, जैसे सर्दियां आना जो शुरू हो रही हैं, उस समय एक तरह से ह्यूमन के साथ साथ पशुओं की देखभाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ से आप किसान भाई सभी लोग अवगत होंगे। मैं थोड़ा और इस पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो वर्तमान की जैसे बात करें कि लोग निरंतर जो मार्केट में जो दाना दलिया है उसको परचेज करने का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं इसका जो रेट है वो 45-50 रुपये तक जो रेट मिल रहा है। और जो बाज़ार का जो दाना दलिया है उसमें तुम्हारे खेत के गेहूँ हैं, तुम्हारे खेत की जो है मक्का है, तुम्हारे खेत के बाजरा हैं, और कहें तो तुम किसानों के जो उत्पाद हैं वही हैं उसमें। लेकिन क्या है, अगर इनके फार्मूला अगर हम लोगों को पता हो तो जो सप्लीमेंट्री जो फीड है और आप अपने घरों पर बनाएंगे तो अगर इसकी कॉस्ट अगर देखेंगे तो लगभग 30-35 रुपये निकल कर आएगी। और अगर आपके घर के ही अगर ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो इसकी जो इसके का जो मूल्य है वो और कम हो जाता है। मैं आपको बताऊं, देखिए, जब मौसम का बदलाव, जैसे मैंने बात कही, यहाँ पर क्या है, दिन प्रतिदिन जब सर्दियाँ पड़ेंगी तो पशुओं का भी विशेष ध्यान रखना जो आवश्यक होता है। इसमें इनको पशुओं को संतुलित आहार, बैलेंस राशन जिसे बोलते हैं, उसे देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यही सप्लीमेंट्री फीड, संतुलित आहार के लिए ही आप लोग जो है बाज़ार में भागते हैं। आप चुनी अलग लेके आ रहे हैं, लोग जो सप्लीमेंट्री बहुत कंपनियों के मार्केट में वो अलग लेके आ रहे हैं। देखिए, अगर आपको संतुलित आहार तैयार करना है तो आप उसमें, मैं 100 किलोग्राम का बताऊंगा, आप लोगों के पास पेन है, आप नोट कर लेना, और मैं प्रश्न भी पूछूंगा कुछ इसी से संबंधित। तो अगर आपके पास में आप सप्लीमेंट्री अगर फीड बनाते हैं, संतुलित आहार बनाते हैं, तो आपके पास मक्का है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, जई है, गेहूँ है, टूटा चावल है, जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों को आप 30 से 35 किलोग्राम, जो भी खाद्यान्न फसलें हैं उनको कितना, 30 से 35 किलोग्राम आप ले लीजिएगा। इसी के बाद दूसरा आता है जो क्या है, चूरी, है ना। चूरी का विशेष महत्व होता है क्योंकि प्रोटीन की मात्रा चूरी में ज़्यादा होती है। तो आपके पास गेहूँ, धान, तेल व मक्का का चोकर, धान की पॉलिश, मूंग, उड़द या जो भी दलहनी फसलें हैं, इनका अगर आपके पास में जो इनकी चुनी है तो आप उसे मिला लीजिएगा 35 से 40%, 35 से 40%। इसी के साथ फिर खलियों का भी विशेष महत्व होता है। तो खलियों में आपके पास सरसों की खल है, मूंगफली की खल है, सोयाबीन की खल है और सूरजमुखी की खल है, आपके पास बिनौला की खल है। तो इसकी मात्रा आप 25 से 30 किलोग्राम मिला लीजिएगा। और इसी के साथ ये खाद्यान्न फसलें और चूरी और खलियों के साथ में विशेष महत्व है 2% खनिज मिश्रण का। आप सभी लोग जानते हैं खनिज मिश्रण जो है, दिन प्रतिदिन खनिज की जो मात्रा है वो पशुओं के शरीर में वो कम होती जा रही है। और यही खनिज का जो सबसे बड़ा जो मेन जो रीजन है वो दिन प्रतिदिन बांझपन की समस्या को दर्शाता है। तो बांझपन की समस्या को कम करने के लिए हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में और जगह जगह खनिज के लिए मैं बोलता हूँ। खनिज में क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तांबा है, जस्ता है, बोरान है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं जो आपने ये देखा होगा कि अगर आज से कुछ
पूर्व की अगर बात करें तो पशु जो है चरने जाते थे। तमाम तरह की घास जो है विभिन्न तरह की जो घास का उपयोग करते थे, सबके कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। तो आप ये देखते थे इस तरह की बांझपन की समस्याएं नहीं थी जो आज देखने को मिल रही हैं। कोई किसान 4 पशु पाल रहा है, 2 पशु पाल रहा है, तो आप ये देखेंगे एक बार ब्याह गया तो दूसरी बार नहीं ब्याह रहा है, दूसरी बात सीमन कंसीव नहीं कर रहा है। ये टॉपिक तो वैसे बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इनमें क्या है, खनिज पदार्थ को अगर आप जो संतुलित आहार में अगर 2% मिलाते हैं तो आप किसी हद तक आप जो है बांझपन की समस्या का निदान भी कर सकते हैं। इसी के साथ 1% सेंधा नमक, इसी के साथ 1% सेंधा नमक को अगर आप मिलाते हैं तो एक ये कहें तो संपूर्ण संतुलित आहार बन के तैयार होता है। इनको जो है दुग्ध उत्पादन के आधार पर आप गाय भैंस को अगर खिलाते हैं तो आपको विभिन्न जो है कंपनियों के जो मार्केट में जो उपलब्ध हैं आहार, उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा एक चीज़ और आती है कि जब सर्दियों का समय होता है तो हमारे पशुपालकों के पास में थोड़ा क्या है, चारे की बहुत बड़ी समस्या आती है। आप अगर पिछली सालों में अगर देखेंगे, क्योंकि गेहूं का भूसा और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है बाजरा जो है किसान भाई पशुओं को खिलाने, बाजरा की जो कड़बी है वो पशुओं को खिलाते हैं। इसी के साथ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र जो मथुरा में है, वहाँ पर ऐसा भी रिसर्च तैयार हुआ है जब विषम परिस्थिति हो, सर्दियों में एक तरह से कहें पशुओं के लिए अकाल का समय बोला जाता है कि उस समय आप देखोगे भूसा वगैरह, भूसा है, पुआल है, जो है इसकी कमी होती है। और बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना भी होगा कि ये विपरीत समय है, हमारे पास जो है चारे की समस्या है, इस वजह से हम पशु को हटा रहे हैं, पशु को बेच रहे हैं। ऐसे भी रिसर्च तैयार हुए हैं जिनमें क्या है, अगर एक मानक के अनुसार अगर उन्हें आप सरसों का भूसा अगर आप देते हैं तो सरसों का भूसा भी पशु के लिए यूटिलाइज है, उपयोगी है। अब इसमें क्या है, इसको भी बनाने के लिए एक फार्मूला है। अगर किसान के पास में सरसों का अगर भूसा उपलब्ध है तो सरसों का भूसा 65%, अगर आप इसको भी 100 किलोग्राम अगर बनाएंगे तो 100 किलोग्राम पशु के लिए राशन तैयार करेंगे तो 65% आप सरसों का भूसा ले लीजिएगा और चोकर आप उसमें मिलाइए 15%, सीरा मिलाइए 12%, खड़िया मिलाइए उसमें 2%, कैल्शियम क्लोराइड जो आप लोग जानते होंगे, खनिज लवण आप 2% मिलाएं, नमक 2% और यूरिया को अगर आप 2% मिलाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मानक बन के तैयार होता है। विषम परिस्थिति में आपके पास में भूसा नहीं है, पुआल नहीं है, आपके पास में कड़बी नहीं है, तो आप पशुओं को खिला सकते हैं। ये पशु के जीवन निर्वाह का काम करता है और अगर इस मात्रा में अगर उसके 3 गुना आप हरा चारा मिलाते हैं तो ये संपूर्ण खाद्य पदार्थ पशुओं के लिए बन के तैयार होता है, जो आप ये मानिए पशुओं के लिए प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर एक मानक और है, अगर बाई चांस कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसान के पास में ये व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो दूसरा एक है कि पेड़ों की सूखी पत्तियाँ, आपको थोड़ा सुन के अचंभा सा लग रहा होगा, पेड़ों की सूखी पत्तियाँ आप इनको मिलाइए लगभग 33%। कांस, मूंज, डाब आप लोग जानते हैं ये रोड के किनारे और वैसे आपको मिल जाएंगे, इनकी मात्रा जो है इनकी भी लगभग में 32.5% इनकी मात्रा ले लीजिएगा। चोकर 15%, सीरा 12%, यूरिया 2%, खनिज लवण 2%, खड़िया 2%, नमक को भी अगर इसमें 1% मिलाते हैं तो ये भी मानक एक बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। जब विषम परिस्थिति होती है, जब चारे का अभाव होता है, उस समय आप जो है पशुओं को खिला सकते हैं, जिससे उत्पादन में किसी भी तरह की कोई गिरावट नहीं आती है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है आप सभी लोगों से, देखिए पशुओं के आहार में नमक का बहुत विशेष महत्व होता है, पशुओं के आहार में नमक का विशेष महत्व होता है। तो जब संतुलित आहार बनाते हैं, संतुलित राशन बनाते हैं, और संतुलित राशन में जो नमक प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है और कितना % नमक मिलाना चाहिए? हाथ खड़ा करिए। सेंधा नमक कितना %? 2%। 1%। अब किसी को दिलवा दीजिएगा, वैसे तो ये % थोड़ा गलत रहा है। 1% है सेंधा नमक की मात्रा, लेकिन सेंधा नमक बोला था वो सही था। फिर दूसरा सवाल सर का था कि कितना %, तो इसलिए पहला सवाल ठीक था जवाब, इसलिए उनको इनाम दिया जा रहा है। तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो दादाजी आपको, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए। हमारे बीच 2 और ख़ास मेहमान उपस्थित हैं कार्यक्रम में। राकेश सत्यभान जी हैं हमारे साथ, लोकल डीलर CNHI से, साथ ही उनके सुपुत्र भी हैं विवेक सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे स्कीम्स के बारे में। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी
पीके मिश्रा सर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, आगरा उत्तर प्रदेश से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं से अवगत कराएं। धन्यवाद ग्रीन टीवी। यहाँ पर उपस्थित हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर चौहान सर, वैज्ञानिकगण, मीडिया, हमारे विभिन्न कंपनियों से आए हुए उनके प्रतिनिधिगण और किसान भाइयों बहनों, मुझे जैसा कि बताया निर्देश मिला है कि मैं विभागीय योजनाओं के बारे में आप लोग को बताऊं। तो सबसे हमारी जो महत्वपूर्ण योजना चल रही है, लगभग सब लोग परिचित हैं उससे, किसान सम्मान निधि। उसमें बस अब एक ही शर्त बची है कि जिसके पास फरवरी 2019 से पहले ज़मीन थी वो सभी लोग पात्र हैं, जब तक कि वो कोई पेशेवर लोग जैसे वकील ना हो, डॉक्टर ना हो, सरकारी नौकरी ना कर रहे हों और इनकम टैक्स ना देते हों। इसके अलावा ज़मीन ज़्यादा हो, कम हो, कुछ भी हो, उनको मिलना है। दूसरा, 2019 के बाद से जो विरासत के आधार पर किसान बने हैं, मान लीजिए किसी की मृत्यु होती, किसी कृषक की, तो उसके पुत्रों के नाम ज़मीन आती, पत्नी के नाम ज़मीन आती, वो सभी इस योजना में पात्र होंगे। और परिवार में एक व्यक्ति को ही मिलना है। और परिवार की जो परिभाषा है इसमें, पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे। अगर बच्चा बालिग हो गया, 18 साल से बड़ा हो गया, वो सम्मान निधि का हकदार हो जाएगा अगर उसके नाम ज़मीन है तो। ये तो हमारी सम्मान निधि की समस्या हो गई। और इसमें 2-3 चीज़ें जोड़ना चाहूँगा जिनको नहीं मिल रही, उसकी मुख्यतः 3 कारण इस समय हैं। एक तो उनकी KYC नहीं हुई होगी, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने मोबाइल से या जनसेवा केंद्र से जाकर के अपना आधार नंबर डालना है, एक OTP आएगा और उसके माध्यम से आपकी KYC हो जाएगी। या फिर अगर आपके मोबाइल में आधार नंबर में कोई मोबाइल नहीं जुड़ा हुआ है तो जनसेवा केंद्रों पर एक होता है आपका बायोमेट्रिक डिवाइस होती है, अंगूठा लगाते हैं इसमें, वो लगा देंगे तो भी आपकी KYC हो जाएगी। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि आप लोग के खातों में आधार की समस्या है। आप सम्मान निधि ही नहीं, कोई भी पेंशन, विधवा पेंशन आ रही हो, आपकी वृद्धावस्था पेंशन आ रही हो, विकलांग पेंशन आ रही हो, या कोई भी सरकारी सब्सिडी आपकी आनी है अगर, तो आपके खाते में आधार नंबर का लिंक होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कोई भी सरकारी अनुदान सहायता आपको नहीं मिल पाएगी। ये सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि आधार से अच्छा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि लाभ सही आदमी तक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि इनकी सब्सिडी थी इनको मिल गई। तो अब जो पैसा भेजा जाता है सीधे आधार नंबर से भेजा जाता है, और जिस खाते में आपका आधार लगा है आपको इसमें नहीं चाहिए, उसमें चाहिए, आपको इसमें नहीं चाहिए, दूसरे खाते में चाहिए, आप उसमें आधार लगवा दिए, आपकी सब्सिडी उस खाते में जाने लगी, आपकी सम्मान निधि दूसरे खाते में चली जाएगी। आपको लग रहा है कि मेरा खाता जॉइंट वाला है, इस पर पेंशन आ रही मेरी, मुझे इसमें नहीं चाहिए, आप दूसरा खाता खोलिए, उसमें अपना आधार लगवाइए, आपकी पेंशन उसमें आने लगेगी। ये सभी स्कीम्स के लिए है। और तीसरा, जिन लोगों का पैसा मई 2021 से रुका हुआ है वो स्पष्ट जान लें कि उनको खतौनी देना पड़ेगा विभाग में, और खतौनी इनकी बार अपलोड हो जाएगी तो सम्मान निधि का पैसा आने लगेगा। ये तो हो गई सम्मान निधि की। बाकी जो मुख्य हमारा काम है, विभाग का जो कार्य है, वह खेती की तकनीक में सुधार, हमारे विभाग का एकमात्र मूल कार्य यही है। बाकी सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो सहायता के लिए है। हमारे विभाग का काम एक ही है, किसान की खेती बेहतर कैसे हो पहले से। उसमें चाहे हम उन्नत बीज देने का प्रयास करें, चाहे खेती के तरीक़ों में बदलाव बताएं। कृषि विभाग वो विभाग है जिसने आपसे खाद डलवाई, आप खाद नहीं डालते थे। जो लोग बुजुर्ग हैं 50-60 साल से ऊपर सब जानते हैं कि पहले किसान खाद नहीं डालता था, तो हमने बड़ी कोशिशें करके उससे खाद डलवाना शुरू किया। अब हम उतनी ही कोशिशें कर रहे हैं कि खाद कम डालें। तो इसका कारण है, गलत नहीं, खाद डालना बिल्कुल भी गलत नहीं है, रसायनों का प्रयोग खेती में कहीं से भी गलत नहीं है। एक अब ये नज़रिया बनाया जा रहा है कि खेती में रसायन डालने से हमारी ज़मीन खराब हो रही है, हमारा फसल खराब हो रही है, हमारी सेहत खराब हो रही है। ये आधा सच है। सच ये है कि जितनी हमारी ज़रूरत है, जितनी हमारी संस्कृति है कि इतना डालना चाहिए, उससे ज़्यादा डालने से चीज़ें खराब हो रही हैं। अगर कहा गया कि आप 1 एकड़ ज़मीन में इतनी खाद डालिए रासायनिक, बाकी गोबर की खाद डालिए, आप उतना डालेंगे ना आपकी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा ना आपकी ज़मीन की सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ता है जब हम कहने को 1, आपने कहा बगल वाले ने 1 डाला, मैं 2 डालूंगा, वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। आप उतना डालिए जितना आपसे हमारे अधिकारीगण वैज्ञानिकगण बताते हैं। हमारे डॉक्टर साहब का खुद का अपना YouTube चैनल है, डॉक्टर चौहान किसान साथी करके इनका चैनल है, और मैं खुद उसका सब्सक्राइबर हूँ। मुझे खेती के बारे में कुछ सीखना होता है, मैं इनका चैनल खोल के देखता हूँ। यूट्यूब पे काफ़ी डिटेल में चीज़ें आती हैं। जैसे इनकी तरह हमारे विभागीय चैनल भी हैं, विभागीय वेबसाइट है, कई सारे और अच्छे संस्थान, IRI है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
तो इस तरह के ये लोग, अब चूँकि ज़माना ही बदल गया, मोबाइल पे लोग खेती कर रहे हैं, मोबाइल पे लोग नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी जुटाने का बहुत अच्छा जरिया मोबाइल है। बस शर्त एक ही है कि जब भी आप जानकारी मोबाइल से लें तो आपको ये पता होना चाहिए जानकारी कहाँ से आ रही है, जो आपका सोर्स जो बता रहा है आपको वो कौन है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि उर्वरकों का प्रयोग करें, संस्कृति के आधार पर करें। नंबर 3, देखिए हमारा पिछले 1 महीने का जो अनुभव रहा है, डीएपी के लिए किसान परेशान हुआ, सारे कृषि विभाग के कर्मचारी परेशान हुए, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बहुत मेहनत करी उसमें व्यवस्था को बनाए रखने में। हमारे सभी जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल सभी लोग डीएपी बंटवा रहे थे पूरे महीने भर। जबकि दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास एसएसपी पर्याप्त मात्रा में मौजूद था मार्केट में, एनपीएस पर्याप्त मात्रा में आज भी मौजूद है। एक एसएसपी के 2 बैग और आप यूरिया के साथ में यूज करेंगे, दैट इज़ डीएपी और कुछ नहीं है। एडिशनल आपको सल्फर मिलेगा। और सरसों की, जैसे आप यहाँ से आगे जाएंगे तो सरसों की पूरी बेल्ट है वो, तो सरसों के लिए डीएपी की ज़रूरत ही नहीं है। सरसों के लिए एसएसपी से अच्छी कोई खाद नहीं है। अलॉन्ग विद यूरिया हमको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, हमारे विकल्प क्या क्या हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ इस समय यूरिया की बिक्री जो है लगभग एक दिन में 6,000 कुंटल के आसपास हो रही है, एक दिन में बिक्री। कहीं कहीं बढ़कर के किसी दिन 10,000 कुंटल हो जा रही है। हालांकि यूरिया बहुत है, कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन नैनो यूरिया का प्रयोग आप बिल्कुल कर सकते हैं। नैनो यूरिया का जो 2 साल पहले जो प्रोडक्ट था वो चेंज हो चुका है। आप इफ्को से संपर्क करके ड्रोन प्राप्त कर सकते हैं। नैनो डीएपी का रिजल्ट बहुत अच्छा है और मैंने खुद ट्राई किया हुआ। हमारे क्षेत्र पर भी हम नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। हमको समय के साथ बदलना पड़ेगा ही, कोई विकल्प नहीं हमारे पास। हम पहले खाद नहीं डालते थे, जो हमारे बीज थे, गेहूं की लंबी लंबी प्रजातियां होती थी, अगर उनको हम कर रहे होते तो आज हम अनाज नहीं दे सकते थे। हमको बौनी प्रजातियों पे जाना पड़ा क्योंकि हमको उत्पादन बढ़ाना था। अब हम वापस कहाँ पे आए हैं कि हमको देसी प्रजातियों को संरक्षित करना है। अब हम देसी बाजरा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये समय, देखिए समय बदलेगा, हमेशा बदलेगा ये। तो खेती भी उसी तरह से है, हमको समय के साथ चलना पड़ेगा। हम उस जो चीज़ें आज के 50 साल पहले सही थी वो आज के 25 साल पहले सही नहीं थी, और आज वो हो सकता है फिर से सही हों। हमारे विभाग द्वारा अभी परसों ही केंद्रीय मंत्रालय में प्राकृतिक खेती की योजना को अभी इस स्वीकृति दी है। हम वापस प्राकृतिक खेती की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रासायनिक दौड़ में इतनी आगे निकल गए थे कि हम हमको यही बैलेंस बनाना है। हम ये नहीं करें आप खाद मत डालिए, आप खाद डालिए, दवाई डालिए, जितनी संस्कृति है उतनी डालिए। और विभागीय योजनाओं के बारे में 2-3 चीज़ें छोटी छोटी और बता दूँ। जो परिवर्तन की बात कर रहा था मैं, परिवर्तन इतना हो गया है कि अब मैं यहाँ खोलूँगा मोबाइल और बता दूँगा आपने पिछले रबी में अपने खेत में क्या बोया था आपने। क्यों? क्योंकि अब हम डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे हैं। आपकी फसल में अभी हम जनवरी से हमारा फिर स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने जुलाई अगस्त में सर्वे किया कि आपने अपने खेत में क्या बोया था। उसी तरह से 1 दिसंबर से हम फार्मर आईडी बनाने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि आपके पास एक हमारा कर्मचारी आएगा, वो आपसे आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर मांगेगा और आपकी एक आईडी आपको देगा। उस आईडी से क्या होगा, आप वो आईडी कहीं भी डालेंगे तो आपके नाम पे कितना खेत है, गाटा, संख्या, क्षेत्रफल सब आपके सामने आ जाएगा। जब आपको आज के 2 साल बाद जब केसी से बैंक जाना पड़ेगा तो बैंक वाला ना तो अब तक खतौनी मांगेगा ना आपसे खसरा मांगेगा। आपसे क्या मांगेगा? फार्मर आईडी। क्योंकि फार्मर आईडी में आपके पास कितनी ज़मीन लिखी हुई है, उसको लेखपाल से आपको सर्टिफिकेट नहीं बनवाना कि कितना आपके पास ज़मीन है। उसमें लिख के आएगा इनके नाम इतनी ज़मीन है। हम डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे हैं, उसमें देखेगा आपने ये फसल बोई है, तो उसको खतरा भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो और मैं आपको बता दूँ, फर्रुखाबाद अगर किसी संपर्क हो आप लोग का, तो वहाँ ये चीज़ चालू हो चुकी है और वहाँ पे घर बैठे 15 से 20 मिनट के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। आपने शायद 2 साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि घर बैठे हमारा केसीसी बनेगा। तो चीज़ें बदल रही हैं, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, जानकारी होनी पड़ेगी। जब फार्मर आईडी बनने जाए कर्मचारी, आपके गांव में लेखपाल भी जाएगा, आपका पंचायत सहायक भी लगाया जा रहा है, हमारे कृषि विभाग के सहायक भी लगाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आगे बढ़ के अपना बनवाइए। वो ये चीज़ के लिए आपको अभी आपका बाजरा पैदा हुआ होगा, आप बेचने जाते हैं तो क्या प्रक्रिया, आप पंजीकरण कराते हैं। पंजीकरण के बाद लेखपाल या तहसीलदार आपका सत्यापन करता है कि आपने बोया है कि नहीं बोया है। उसके बाद आप जाते हैं, उस सर्टिफिकेट के बाद तब आपका जाके आप बेच पाते हैं। फार्मर आईडी बनने के बाद आपकी रकबा डिसाइड है। डिस्ट्रिक्ट क्रॉप सर्वे में ऑलरेडी पिछले साल कई केस ऐसे आए थे
कि आप लेके बाजरा भेजने के लेखपाल तहसीलदार ने सत्यापन भी कर दिया। जब आप केंद्र पे पहुंचे उसने कहा नहीं आपने बाजरा नहीं आपने धान बोया था। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट क्रॉप सर्वे में आपकी फसल धान दिख रही है उस गाटा संख्या पे। कारण क्या? तो कुछ गाटे जो बड़े थे उसमें दोनों फसलें थी, आधे में धान थी आधे में बाजरा था। अब उस लेखपाल ने सर्वे किया, हमारे कर्मचारी ने सर्वे किया, उस पर लिख दिया धान। इस खेत में धान बोया है तो फोटो उसने खींच के अपलोड कर दी। अब उसमें धान नहीं बाजरा नहीं दिख रहा है। तो आप अपनी इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं अपने वेबसाइट से या उसी वेबसाइट जो हमारी है या हमारे किसान कर्मचारी से मिल करके आप उसको सही भी करा सकते हैं कि हमारा सर्वे गलत हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें दे रही, क्योंकि पहला साल अभी समस्याएं इस तरह की आएंगी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब बेशक आप मोबाइल चलाना ना जानते हों, संभावना बहुत ज़्यादा है कि किसान भाई मोबाइल में इंटरनेट पर उतने तेज़ नहीं होंगे, लेकिन चूँकि समय बदल रहा है तो आपको अपने परिवार में एक आदमी ढूंढना पड़ेगा जो मोबाइल चला पाए। उसके बिना चीज़ें बहुत कठिन होने जा रही हैं, और अगर चलाना जान रहे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आप सोचिए अगर आपको घर बैठे KCC मिल जाए तो आपको आश्चर्य जैसी फीलिंग आएगी ना। तो ये चीज़ें अगले 2 साल में होंगी। इसीलिए हमारा देखिए आप हर चीज़ में KYC हो रही है, हमारा फार्मर आईडी 3 चीज़ें बदली हैं। आपके खतौनी में अंश निर्धारण हो गया। अब आप खतौनी जब विरासत चढ़ती है तो तुरंत नाम आ जाता है। आप देखें उसको हम कहते हैं रियल टाइम खतौनी। ठीक है, वो इसलिए हुआ ताकि जब सर्वे हो तो पता चले किस आदमी का खेत है और कितना खेत है। बिना उसके हम फार्मर आईडी नहीं बना सकते थे। अंश निर्धारण हो गया आपका इतना खेत है। अब जब फार्मर आईडी बनाएंगे तो उसमें आधार से जुड़ जाएगा वो। तो पहले अंश निर्धारण किया गया, फिर रजिस्टर क्रॉप सर्वे हुआ, अब फार्मर आईडी। 3 स्टेप में एक किसान का रिकॉर्ड तैयार। अब गवर्नमेंट यहाँ बैठी है, उसने आपका आधार नंबर लिया और पूरी कहानी आपको बता देंगे कि आपने कितने खेत में क्या क्या बोया था। ठीक है, जो चीज़ राजस्थान से खरीद के यहाँ कोई बाजरा नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने नहीं बोया है तो उससे क्रॉप सर्वे में दिखेगा नहीं और वो बेच नहीं पाएगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार बहुत कुछ सुधार कर रही है। और एक अंतिम चीज़ बता दूं मैं, हमारी एक नई वेबसाइट लॉन्च हुई है किसान मित्र UP.AI। हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्या मोबाइल से कुछ भी पूछते बता देता है वो। तो हमारे विभाग ने भी वही काम किया है। अब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछिए, एक बार आपसे मोबाइल नंबर मांगे जब पहली बार आप खोलेंगे, ठीक है, उसके बाद आप उससे कोई क्वेश्चन पूछिए, मुझे खेती में ये काम करना है, तो आपको बताएगा कैसे कैसे करना, क्या करना, उसकी वीडियो दिखाएगा, उसकी ऑडियो दिखाएगा। उसके लिए कृषि विभाग के कर्मचारी से एक बार संपर्क करिए, एक बार मोबाइल में कर लीजिए, उसके बाद आपको बटन दबानी पूछ लेना बस। इसके लिए मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, हमारी 4 तारीख से हमारी किसान पाठशालाएँ हर गाँव में चलेंगी। 397 गाँव में हमारी ग्राम पाठशालाएँ चलने जा रही हैं, जिसमें कर्मचारी जाएंगे। तो ज़रूर जाइएगा। अगर आपके गांव में चल रही है, सूचना आपके प्रधान के माध्यम से, गांव के माध्यम से हम आपको देंगे। तो अगर आपके गांव में चल रही तो आप ज़रूर जाइए, 15 मिनट के लिए जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, और अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। कई चीज़ आपके साथ ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब चीज़ें मैनुअल नहीं रहेगा, हाथ से हम आपका कोई काम नहीं कर पाएंगे। अब जो करेगा वो मोबाइल ही करेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ना तो इसको मैं कुछ गलत रोक पाऊंगा आपका काम, ना आपका काम ज़बरदस्ती कर पाऊंगा। अगर आपका KYC नहीं हुआ है तो सम्मान निधि के पैसे मैं इसमें नहीं डलवा सकता, मैं अपने ऑफिस से कुछ भी करूं। और अगर आपका KYC हो गया तो मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा, मैं चाहे जो करूं। तो आपको ये डर नहीं लगेगा साहब बाबू साहब नाराज़ हो जाएंगे हमसे। आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कर्मचारी नाराज़ हो, कोई अधिकारी नाराज़ हो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी। बाकी यंत्रों में भी आप देख रहे हैं ई-लॉटरी हो रही है, कोई यहाँ पे पास करने नहीं आ रहा है। मेरे यहाँ करीब अभी 56 यंत्रों की हमने सब्सिडी दे दी है, और उसमें से 2 या 4 किसानी ऑफिस आए होंगे। यंत्रों में आपका अगर लॉटरी निकल गई आपकी, आपको ऑफिस नहीं आना है, आपको घर बैठे किसी मोबाइल से उसको बिल अपलोड कर देना है, हमारा कर्मचारी घर पर जाके सत्यापन करेगा, आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, आपको ऑफिस नहीं आना उस काम के लिए। तो चीज़ें बदल नहीं, अब आपको सब कुछ ऑनलाइन ही होना है। तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। तो मैं जो योजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा, तो 30 पत्ते से योजनाएं चल रही विभाग में, उससे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, आप कैसे योजनाओं के बारे में घर बैठे जान सकते हैं। हमारे विभाग की वेबसाइट खोलिए, आपको नहीं पता जनसेवा केंद्र वाले के पास जाके बैठ जाइए, हमारे कर्मचारी के पास बीज गोदाम पर जाके बैठ जाइए, उससे पूछिए भाई खोलो एक बार दिखाओ, आपको खोल के दिखाएगा वो, ठीक है, और आप जान जाएंगे। तो अब आप ये मत पता करिए कि मुझे सर भी ये बता दीजिए, आप ये पता करिए मैं कैसे जान पाऊंगा। अगर एक बार आपने वो जान लिया कि मुझे चीज़ अगर पता करनी कोई चीज़, मैं पता कैसे करूं, आप वो जान लीजिए, फिर आप कुछ भी पता कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यही चीज़ें हैं। और हाँ, एक खास बात, हमारी सारी वेबसाइट्स हिंदी में हैं, अंग्रेजी वाला चक्कर नहीं है, सब हिंदी में है।
तो कोई तनाव वाली बात नहीं है। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती तो हमारे कर्मचारी यहाँ और गाँव लगभग न्याय पंचायत में है, हमारा ऑफिस पचकुइयाँ पे है, हमारा बीज गोदाम हर ब्लॉक पे है। आपका पहले की तरह वहाँ भी स्वागत है और कोई भी समस्या हो व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कई सारे किसान हैं यहाँ पे जो मेरे को पर्सनली जानता भी, वो भी मुझे जानते हैं और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी बात कहूँगा। और जहाँ तक क्वेश्चन की बात, शायद हर क्या था क्वेश्चन पूछना था, तो चलिए मैं यही पूछ लेता हूँ। हमने एक वेबसाइट बताई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, या आप वो बता सकते हैं कौन सी वेबसाइट थी? एकदम सही बताया उन्होंने, किसान मित्र UP.ai, AI फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वो चीज़ें इतनी अच्छी हैं, अगर आप कभी खोल के दिखाऊंगा मैं, कभी भी डेमो आप मेरे पास आइए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 1 साल से चल रही थी, अब तक आप लोग को इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि हम लोग 1 साल से खुद ट्रायल कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे उससे कि वो सही बताएगा, गलत बताएगा, सही की कर रहा नहीं कर रहा। पता चलो आपको गलत बताते, फिर आपको साहब वो गलत बता रहा है। 1 साल तक हमने ट्राई किया है, उसके बाद ट्रायल हमारा लगभग कंप्लीट है और अब हम पब्लिक में इसको ले जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये तमाम जानकारियाँ हमारे किसानों को देने। और अब कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अब ग्रीन टीवी 20 ऐसे किसानों को सम्मानित करेगा जो खेती के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं और बाकी किसानों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो मैं अब किसानों के नाम ले रही हूँ और जो भी किसान सर्टिफिकेट यहाँ से लेकर जाएंगे, सर्टिफिकेट पर अपना नाम ज़रूर देख लें कि आप ही के नाम का सर्टिफिकेट आप तक पहुँचा है। राधे श्याम सोलंकी जी हैं अंगूठी से, विदत्ती राम जी हैं सदरवन बिजपुरी से, कृष्णवीर चाहर जी हैं कृष्णवीर चाहर जी, अचल सिंह हवलदार जी, पंकज जी हैं पंकज जी, श्रीमती रेणु जी, गणेशी लाल जी, करतार सिंह जी, गिरिराज शर्मा जी, उदयवीर सिंह जी, लाखन सिंह त्यागी जी, श्रीमती राजवती, श्रीमती मंजू, वीरेंद्र सिंह परिहार जी, भूदेव सिंह जी, नीरज शर्मा जी, जितेंद्र जी, नीरज शर्मा जी, श्रीमती धर्मवती। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। तो आज के किसान चौपाल में इतना ही, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आप धानुका के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है 1800-102-1022 1800-102-1022। और ज़्यादा जानकारी यदि आप इसके बारे में चाहते हैं तो पीछे धानुका का स्टॉल है, आप स्टॉल विजिट कर सकते हैं। CNHI यानी न्यू हॉलैंड का टोल फ्री नंबर है 1800-419-0124 1800-419-0124। इन दोनों नंबर्स के अलावा ग्रीन टीवी का एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिसे आप हेल्पलाइन की तरह अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। यदि आपकी फसल में किसी रोग कीट का प्रकोप है, आपके इलाके में कृषि से संबंधित कोई ऐसी समस्या है कि आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो ग्रीन टीवी पूरी कोशिश करता है कि देश भर के कृषि विशेषज्ञों से हम संपर्क करते हैं और आपके सवालों के जवाब आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से हम पहुँचाते हैं। तो ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 8097864300। मैं नंबर फिर से दोहरा रही हूँ 8097864300। ये ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। और जाते जाते एक बार फिर आपको बता दूं कि ग्रीन टीवी ने आज की किसान चौपाल यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, केवीके बिजपुरी, आरडिया फाउंडेशन, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और न्यू हॉलैंड के सहयोग से आज केवीके बिजपुरी में आयोजित की, जिसमें हमने आपको जानकारी दी आलू फसल प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीक पर तमाम विस्तृत चर्चा हुई। और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आज की किसान चौपाल में जो कुछ आपने सीखा समझा वो आने वाले कृषि भविष्य में आपके काम आएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी किसी नई किसान चौपाल में मुलाकात, किसी नए गांव में, किसी नए राज्य, किसी नए प्रदेश में। तो ग्रीन टीवी में आज की किसान चौपाल में इतना ही। और यदि आपने ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि जहाँ होती है खेती की बात उसका नाम है ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।